अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को। और इस टॉपिक में हम अभी जो है हमारा सिलसिला शुरू हो गया है करेक्शन ऑफ एरर एक्सरसाइज का। पहले हमने इस टॉपिक की थ्योरी को स्टडी किया है, उसमें हमने डिफरेंट रूल्स को स्टडी किया है। अब ये हम करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज को करेंगे। तो इसके दो तीन तरह के बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए होंगे। एक तो ये है कि जो कुछ हमने पीछे पढ़ा है जो भी, वो सारा रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पे आके इस एक्सरसाइज के दौरान। और ये प्रैक्टिस मटेरियल भी आप लोगों के, और आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन भी हो जाएगी, यानी जो आपने पढ़ा है आपको समझ आ जाएगी कि आपको उसकी कितनी समझ आई है। अब वो इस तरह से कि इधर इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए और यहाँ पे उनको करेक्ट करके लिखा गया, और ऊपर जो है जो रूल है उसको भी एक्सप्लेन किया गया कि किस रूल के तहत ये इनकरेक्ट है और उसकी करेक्शन कैसे होंगी। तो अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है, करेक्ट सेंटेंसेस को आपने छुपा लेना है, इन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को आपने खुद से करेक्ट करना है। ठीक है, अगर समझ ना आ रही हो तो ये रूल को देखें कि किस तरह से करेक्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर आप अपने करेक्ट सेंटेंसेस को यहाँ पे दिए गए करेक्ट सेंटेंसेस के साथ मैच कर लेंगे, टैली करेंगे। अगर ठीक है तो उसका मतलब है इट्स ओके, अगर गलत है तो फिर सोचने की बात है कि क्यों गलत हो रहा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब अभी टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट ये आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन भी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है आपके लिए, और आपकी रिवीजन भी है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये काफ़ी सारे पार्ट हैं। ये पहला पार्ट चल रहा है, अभी आप देखेंगे चलते जाएंगे। ये तकरीबन 25-30 के अराउंड बोर्ड पार्ट्स हैं, तकरीबन 25 पार्ट्स हैं। तो उसमें ये सारे रूल्स जो हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, तो हमने पीछे पढ़े हैं। और प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लैंग्वेज के लिए जो सीखना चाह रहे हैं ना आप, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस जितनी भी करें आप कम है। ठीक है, लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना मर्जी रूल समझें सीखें, जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे आपको वो समझ नहीं आएगी, फ्लुएंसी आपकी नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमारा जो चैनल है उस पर हमारा पढ़ाने का तरीकाकार भी यही है कि हम जब कोई टॉपिक जो है उसकी थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं, तो उसके साथ हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो सॉल्व होती हैं वो देते हैं, ताकि स्टूडेंट की सेल्फ एवेल्यूएशन भी हो जाए और उनको प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल हो। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं जितना प्रोवाइड किया जा सके प्रैक्टिस मटेरियल। उसके अलावा हर वीडियो के एंड पे मैंने रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट भी दी हुई है, उनके अंदर भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज दी हैं उसके बाद आप ज़रूरत महसूस करें तो आप उन बुक्स को कंसल्ट करें। और वो जो लिस्ट है वो डिफरेंट ग्रेड्स के हवाले से उनको उसको तरतीब दिया गया। 8th ग्रेड, 10th, 12th, ग्रेजुएशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बुक को सिलेक्ट करना है, और एक वक्त में आपने एक आध बुक को सिलेक्ट करना है, अंबार नहीं लगा लेना। जब वो आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर आप मज़ीद कोई बुक सर्च कर लें। और ये इंग्लिश के वाले से नहीं है, तमाम सब्जेक्ट्स में कोई इंग्लिश के अलावा भी कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी बुक्स इकट्ठी नहीं करते होते। एक दो बुक्स जो क्वालिटी बुक्स हैं उनको स्टडी करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि बुक स्टॉल पे जाके आप सारी बुक्स को निकलवा के एक आध बार देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी सूट कर रही है। तो फिर अपनी सूटेबिलिटी, अपने टेस्ट, अपने रिक्वायरमेंट, आपका जो प्रोफिशेंसी लेवल है उसके लिहाज से आप अपनी बुक को जो है सेलेक्ट करें और फिर उससे कंसल्ट करें। वैसे यहाँ पे जो मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं इस चैनल के ऊपर आप यही कर लें तो एनफ है, क्योंकि इसमें भी आपको प्लेंटीफुल जो है वो प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने ये जो पहला पार्ट है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि हर पार्ट जो है उसका जो आपको इस स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा, बोर्ड दिखाया जाएगा, तो आपने लेते जाना है, हल करते जाना है। अच्छा, ये अलग-अलग से भी बनाएंगे, इनको इकट्ठा भी कर दिया गया। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे सेपरेट पार्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे अब ये करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज आपको एक वीडियो की शक्ल में मिलेगी इकट्ठी। तो अगर आप इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं मुकम्मल जो है, या इस टॉपिक को मुकम्मल समझना चाह रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ और करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज को खोलें, और पूरी वीडियो यानी 25 के 25 पार्ट जो हैं ये सारे एक ही आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। इनको सेपरेट इसलिए कर दिया गया है कि बाद जो व्यूवर्स हैं उनको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को समझना होता है, तो फिर उनका टाइम बच जाता है कि उनको सारी वीडियो देखनी नहीं पड़ती। वो जो 2-4 मिनट की वीडियो है एग्जैक्ट उसमें जाएंगे और वो अपना मसला हल कर लेंगे, तो उनको भी अकोमोडेट किया गया है। लेकिन जो लोग मुकम्मल देखना चाह रहे हैं, पूरा टॉपिक को समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि अलग हर पार्ट में जाए, तो उनके लिए फिर इसको कंबाइन करके प्लेलिस्ट के अंदर रख दिया गया, तो आप वहाँ से इसको कंसल्ट कर लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे इनकरेक्ट सेंटेंस में देखें, माई कार इज़ बेटर देन यू, ठीक है, गलत है जी। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ हॉटर देन कराची, ये भी गलत है। अब ये सेंटेंस जो है आम बंदा जो है जिसको ग्रामर का नहीं पता वो इसको सही समझ सकता है, और यही गलती होती है। देखें ये गलत क्यों है, क्योंकि हमारे पास रूल है कंपैरिजन ऑफ टू होमोजेनियस आइटम्स रेदर देन टू डिफरेंट आइटम्स। जी, जब आपने कंपैरिजन करना है तो एक जैसी चीज़ों के बारे में करेंगे, दो डिफरेंट चीज़ें यानी बिल्कुल उनकी साख्त ही डिफरेंट है,
तो दो डिफरेंट चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, चीज़ें एक होंगी। जैसे आप यहाँ पे बात बेसिकली कार का कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में जो मफहूम मिल रहा है उसमें बेसिकली एक बंदे की कार को दूसरे बंदे से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि गलत है। कार का बंदे के साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, कार के साथ कंपैरिजन हो, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा माई कार इज़ बेटर देन यूअर्स, मेरी कार आपकी कार से बेहतर है। अब ये कारों का कंपैरिजन हो रहा है, ये ठीक हो गया। इसी तरह अभी सेंटेंस में देखें, बेसिकली लाहौर के क्लाइमेट का कराची के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। अब ये क्लाइमेट है और ये क्या सिटी, अब क्लाइमेट का सिटी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, सिटी का सिटी के साथ हो सकता है या क्लाइमेट का क्लाइमेट के साथ हो सकता है। तो ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन दैट ऑफ कराची। अब यहाँ पे लाहौर के क्लाइमेट का कराची के क्लाइमेट के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो इन शॉर्ट, कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी टू होमोजेनियस चीज, एक जैसी चीज़ों के बारे में आपने कंपैरिजन करना है, दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपने कंपैरिजन नहीं करना। हम चंद सेंटेंसेस जो हैं, इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, उनको करेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इनकरेक्ट हैं और हमने उनको किस तरह से करेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शी कुड बाय नथिंग बिकॉज ही हैड अ लिटिल मनी, वो कुछ भी खरीद नहीं सकी क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे थे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास रूल है, लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, ठीक है। आ लिटिल का मतलब भी नॉट मच होता है और द लिटिल का मतलब भी नॉट मच होता है, लेकिन इनके यूज में डिफरेंस है। डिटेल में आपको थ्योरी वाली जो वीडियोस में बता चुके हैं। जो आपका नॉट मच अकेला लिटिल है, ठीक है, वो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, यानी कि कह लें अकेले लिटिल का मतलब होता है ना होने के बराबर। अच्छा जी, आ लिटल अगर साथ में ए लग गया है इसका मतलब भी बहुत थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ी पॉजिटिव सेंस है कि कुछ ना कुछ है, बेशक थोड़ा है लेकिन कुछ ना कुछ है। डी लिटल का मतलब भी नॉट मच ही है, लेकिन ये है कि जितना भी है, जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल है। तो लिटल अकेला ना होने के बराबर, आ लिटल कुछ ना कुछ, और डी लिटल जितना है सारा ही। तो आपने अब कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे लिटल लगेगा, आ लिटल लगेगा या दी लिटल लगेगा। तो यही गलतियां इन तमाम सेंटेंस में उनको करेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ लिटल है, आ लिटल का मतलब ये है कि उसके पास कुछ ना कुछ मनी है। अगर कुछ ना कुछ मनी है तो फिर तो कुछ खरीदा जा सकता है ना, बेशक कोई एक आध चीज ही। अब वो कुछ भी नहीं खरीद सकी तो उसका मतलब है उसके पास जो रकम है वो ना होने के बराबर थी। तो आ लिटल नहीं होगा बल्कि लिटल होगा। सॉरी, क्या उसे कहते हैं, मैं भूल गया। आ लिटल जो है अभी बता के आपको बताया है कि पॉजिटिव सेंस है। अगर आ लिटल है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसके पास रकम है, तो उससे कुछ ना कुछ तो खरीद सकती है ना। तो लेकिन वहाँ पे पहले सेंटेंस में लिखा हो कि वो कुछ भी नहीं खरीद सकी, तो इसका मतलब है उसके पास पैसे ना होने के बराबर थे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आ लिटल नहीं होगा, सिर्फ लिटल होगा, तब आपको जो मीनिंग है इसका क्लियर होगा। शी कुड बाय नथिंग बिकॉज शी हैड लिटिल मनी, वो कुछ नहीं खरीद सकी क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, यानी कि ना थे लेकिन ना होने के बराबर। 100 रुपये की चीज़ और उसके पास 2 रुपये थे, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा जी, डू नॉट वेस्ट लिटिल मनी यू हैव, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ जो पैसे आपके पास हैं उनको आप वेस्ट ना करें। तो ये गलत है। बेसिकली वेस्ट आ रहा है तो उसका मतलब है जितने भी पैसे हैं उसने सारे फिर वेस्ट कर देने हैं ना। तो यहाँ पे आएगा डू नॉट वेस्ट द लिटिल मनी यू हैव, यानी जितने भी रकम आपके पास है, जो आपके पास पैसे हैं उनको ज़ाया ना कीजिए। लिटिल मनी इज प्रेजेंट इन द बैग, ठीक है, इसका मतलब है बैग के अंदर ना होने के बराबर पैसे हैं, तो ये तो कोई मफहूम नहीं बन रहा ना। अ लिटिल मनी इज प्रेजेंट इन द बैग, बैग के अंदर कुछ पैसे मौजूद हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, लिटिल एफर्ट इज बेटर देन नो एफर्ट। अच्छा जी, अब लिटिल एफर्ट यानी कह लें ना होने के बराबर जो एफर्ट है वो एफर्ट ना करने से बेहतर है, तो कोई सेंटेंस ना होने के बराबर यहाँ पे होगा आ लिटिल एफर्ट इज बेटर देन नो एफर्ट, यानी कुछ ना कुछ अगर आप एफर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल एफर्ट ना करने से बेहतर है। शी हैज स्पिल्ड लिटिल मिल्क शी हैड, ठीक है, उसने थोड़ा सा दूध जो गिरा दिया तो उसके पास था, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा भाई, जब दूध गिरा है तो वो सारे गिर गया है, ठीक है ना। शी हैज स्पिल्ड द लिटिल मिल्क शी हैड, यानी ये इसका मुहावरा तर्जमा करे तो वो इसका वो जो एक आपने देखा होगा
प्रोवर्ब होता है कि अब क्या पछताए क्या फ़ायदा जब चुड़ियाँ चुगी खेक। देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो ये उसी मुहावरे से आगे इन्होंने एक सेंटेंस बना लिया। खैर, लिटिल मिल्क जो है यह गलत होगा, दी लिटिल मिल्क होगा। देयर इज़ द लिटिल ट्रुथ इन हर स्टोरी। जी, अब दी लिटिल बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे जनाब जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो उसने स्टोरी सुनाई है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है ना उसमें शायद कुछ सच हो, वरना उसकी स्टोरी झूठी थी। तो दी लिटिल का मतलब तो है कि उसका मतलब है कि वो जो था वो ये कुछ उसके ना मफहूम में नहीं आ रही चीज़। यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंस यूज़ करनी है कि बहुत कम यानी ना होने के बराबर जो ना उसमें सच्चाई थी। तो नेगेटिव सेंस के लिए आप दी लिटिल नहीं लिटिल यूज़ करते हैं। देयर इज़ लिटिल ट्रुथ इन हर स्टोरी। जी, ये पहला सेंटेंस है हमारे पास, ओनली फ्यू गर्ल्स आर साइलेंट। जी, दिखने में तो ये ठीक लग रहा है लेकिन ये गलत है सेंटेंस। उसकी वजह ये है कि हमारे पास रूल है, जो फ्यू है इसका मतलब होता है नॉट मैनी, आ फ्यू का मतलब भी नॉट मैनी होता है, द फ्यू का मतलब भी नॉट मैनी होता है। क्योंकि इनका मीनिंग सेम है इसलिए उनको यूज़ करते हुए स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और गलत कर बैठते हैं। नो डाउट तीनों का मीनिंग जो है नॉट मैनी है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस की वजह से डिफरेंट सेंटेंस के अंदर कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हमने या फ्यू यूज़ करना है या फ्यू यूज़ करना है या द फ्यू यूज़ करना है। तो फ्यू जो है इसका मतलब होता है नॉट मैनी, ये तो सबका नॉट मैनी है, लेकिन इसमें थोड़ी नेगेटिव सेंस है। इसका मतलब है हार्डली एनी, यानी ना होने के बराबर, यानी 100 के मुकाबले में आप कह लें एक आधा, ना होने के बराबर। ठीक है। आ फ्यू सम, ये अब सम में क्या है कि पॉजिटिव सेंस है, इसमें भी होता है चांद एक ही। ठीक है। नॉट मैनी चांद एक, ठीक है, यहाँ पे भी चांद एक, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ होंगे, पॉजिटिव सेंस है। और दी फ्यू का मतलब है इसका मतलब भी नॉट मैनी है। ठीक है, चांद एक लेकिन क्या है बट ऑल दैट आर, यानी जितने भी हैं सब के सब। मसलन अब इसमें फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू, ठीक है, इनकी अगर मैं इनका थोड़ा सा मजीद इसको क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, आपने कंपैरिजन करना है 100 बंदों का एक ग्रुप है, उसके साथ एक दूसरे ग्रुप का तादाद के लिहाज से। अगर दूसरे ग्रुप में एक आध बंदा है 100 के मुकाबले में, तो क्या यूज होगा, फ्यू, यानी कि ना होने के बराबर है वो। ठीक है। और अगर 100 के मुकाबले में दूसरी साइड से 8-10 बंदे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आ फ्यू, यानी चंद एक हैं उनके मुकाबले में। अच्छा, दूसरा क्या है, द फ्यू। द फ्यू का मतलब है 10 है, 12 है, 20 है, 40, जितने भी सब के सब को आपने शामिल किया हुआ है कंपैरिजन में। ठीक है, द फ्यू। तो ये आपने डिफरेंस इनका ज़हन में रखना है। और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, मफहूम के लिहाज से आपने देखना है कि सेंटेंस में हम मैसेज जो है नेगेटिव देना चाह रहे हैं, पॉजिटिव देना चाह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हम देंगे, तो उस लिहाज से फिर आपने इसको वर्ड यूज़ करना है। बड़ा फ्रीक्वेंट जो है ये यूज़ होता है। ये एक जो है हमने पीछे पढ़ा है, ये फ्यू वाला है और वो लिटिल वाला है। तो ये दो, लिटिल और फ्यू, इनका यूज़ जो है ये फ्रीक्वेंटली देते हैं करेक्शन ऑफ एरर वाले जो क्वेश्चन होता है जो एग्जाम्स के अंदर। जी, ओनली फ्यू गर्ल्स आर साइलेंट। ठीक है, तो साथ में अब फ्यू अगर होगा तो उसका मतलब ये है कि ना होने के बराबर, तो कोई मफहूम नहीं पा रहा, तो करेक्ट ये होगा ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर साइलेंट, यानी चंद एक जो लड़कियां हैं वो साइलेंट थी। अ फ्यू गर्ल्स हु आर सिटिंग हियर आर टैलेंटेड। जी, तो अब सिटिंग हियर जो यहाँ पे बैठी हुई है, इसका मतलब जितनी बैठी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, बेसिकली बात सबकी हो रही है, तो आ फ्यू नहीं होगा, दी फ्यू होगा। द फ्यू गर्ल्स हु आर सिटिंग हियर आर टैलेंटेड। अ फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे चंद एक वीमन, बेसिकली औरतें कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकती मादत के साथ, अगर खातिन जो है सुन रही हैं, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आ फ्यू नहीं होगा, फ्यू होगा, यानी ना होने के बराबर। शायद ही कोई हज़ारों में एक खातून हो जिसको आप राज की कोई बात बताएं तो वो राज रख ले। वैसे तो राज के बारे में ये कहा जाता है, जो चीज़ दो अफराद के बीच में हो वो राज नहीं होता। राज वही होता है जो एक आदमी के पास उसके पेट में दफन है। जी, फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। शी लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स शी हैड। अच्छा, शी हैड आ गया, यानी उसका मतलब जितने भी उसके पास थे वो सारे उसने लॉस कर लिए हैं, ज़ाया कर लिए हैं, गुमा लिए हैं, खो दिए हैं। तो यहाँ पे आ फ्यू नहीं आएगा, बेसिकली शी हैड जितने भी उसके पास है तो दी फ्यू आएगा। शी लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स शी हैड। लास्ट है, सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। सॉरी, मेरे पास ना होने के बराबर दोस्त हैं। तो ये जो है
ये गलत हो जाएगा क्योंकि आफ यू जो है वो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि सॉरी यूज़ हुआ है ना, सॉरी, तो सॉरी का मतलब है बात नेगेटिव सेंस में करनी है हमने, यानी कि सॉरी आप तभी कहते हैं किसी के रिप्लाई में सॉरी मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो इसी तरह सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो आफ यू का मतलब है ये पॉजिटिव है, आपने नेगेटिव सेंस में जवाब देना, तो सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये आपका सही आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं, चंद इनकरेक्ट सेंटेंसेस को हम करेक्ट करेंगे इस वीडियो में। शी इज़ जूनियर देन मी, ये आपका सेंटेंस जो है ये गलत है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास रूल है दीज कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। ये कुछ आपके कंपैरेटिव्स ऐसे हैं जिनके बाद आपने देन के बजाय टू यूज़ करना है। नॉर्मली हम देन यूज़ करते हैं कंपैरेटिव्स के बाद, लेकिन चंद कंपैरेटिव्स ऐसे हैं जिनमें आपने उनके आखिर में उनके बाद देन के बजाय टू यूज़ करना है, और उनके इसके लिए वो ख़ास रूल्स नहीं है, आपने उन एडजेक्टिव्स को याद रखना है, ज़ुबानी मेमोराइज करना है। कौन कौन से हैं जी वो? सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल और प्रायर, ठीक है, प्रायोर। तो ये आपने याद रख लेने हैं। तो जहाँ पे भी ये यूज़ होंगे उनके आखिर में टू यूज़ करना है। जैसे ही इज़ जूनियर देन मी गलत है, शी इज़ जूनियर टू मी। हर कार इज सुपीरियर ओवर यूअर्स, ये भी गलत है, हर कार इज सुपीरियर टू यूअर्स। शी प्रीफर्स डेथ देन डिसऑनर, शी प्रीफर्स डेथ टू डिसऑनर। अली प्रीफर्स मिल्क देन टी, अली प्रीफर्स मिल्क टू टी। इसमें चंद इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे जिससे हमारे जो रूल्स हमने पीछे पढ़े उनकी रिवीजन भी हो जाएगी, अपनी सेल्फ एवेल्युएशन भी हो जाएगी आप लोगों को जी। तो पहला सेंटेंस है शी इज मोर टॉलर देन आई। ये सेंटेंस गलत है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक रूल है, इट्स रॉन्ग टू यूज डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव। जी, आप एक ही सेंटेंस के अंदर डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव नहीं यूज़ कर सकते। यानी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, तो दो मरतबा एक सेंटेंस के अंदर आप नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे मोर जो है ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, और टाल से टालर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो डबल कंपैरेटिव हो गया, दो दफ़ा आपने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर लिया, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। लिहाजा करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज़ टालर देन आई। या ये हो सकता है शी इज़ मोर टाल, लेकिन मोर टाल नहीं होगा क्योंकि टाल की अपनी डिग्रीज हैं, ठीक है ना। अब जैसे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल के साथ आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो टाल की तो डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री टाल, टालर और फिर टालस, तो इसलिए शी इज टालर देन आई। दिस कार इज द मोस्ट बेस्ट ऑफ ऑल। अब ये गुड की जो है सेकंड डिग्री है बेस्ट, ये यूजर साथ आप मोस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है। दिस कार इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मोर नहीं यूज होगा। नेक्स्ट है इट इज रेदर इंपॉर्टेंट। अब इट इज रेदर मोर इम्पोर्टेंट, गलती हो गई है जी लिखने में जी, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। बेसिकली पहले करेक्ट ही था, तो इट इज़ रैदर मोर इम्पोर्टेंट, तो ये गलत है। इट इज़ रैदर इम्पोर्टेंट, क्योंकि रैदर जब यहाँ पे यूज़ आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी ही, ठीक है ना। ये कदरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कोई चीज़ आपने पहले बात की है, उसके बाद दूसरी बात की है, तो उसको पहली के साथ कंपेयर करके आप कह रहे हैं कि इट्स रैदर इंपॉर्टेंट, ये कदरे इंपॉर्टेंट है, तो ये मुकम्मल है। रैदर ऑलरेडी जो है ये उसकी कंपैरेटिव को शो, कंपैरिजन को शो कर रहा है, तो साथ में हम मोर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इट इज़ रैदर इंपॉर्टेंट, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। माई सिस्टर इज मोर राइटर देन शी, माई सिस्टर इज अ बेटर राइटर देन शी, ठीक है। तो ये भी गलत है कि यहाँ पे आपने मोर लगा दिया, तो मोर तो कुछ नहीं होगा ना, बेटर राइटर, ठीक है। अली सेज मोर सिंग्स मोर बेटर देन नवीद, अली सिंग्स बेटर देन नवीद, मोर नहीं यूज होगा, डबल कंपैरेटिव हो रहा है। वॉकिंग इज मोर प्रीफरेबल टू ट्रैवलिंग इन अ रिक्शा हेयर। अब प्रीफरेबल जब यूज़ हो गया तो फिर इसके साथ मोर वगैरह नहीं यूज़ होता। ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि आप किसी चीज़ से प्रीफर कर रहे हैं। प्रीफरेबल इटसेल्फ जो है ये कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे यूज़ हो रही है। वॉकिंग इज प्रीफरेबल टू ट्रेवलिंग इन अ रिक्शा हेयर, ट्रैवलिंग इन अ रिक्शा हेयर। हेल्थ इज मोर प्रीफरेबल, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह मोर यूज़ हो गया तो गलत है। हेल्थ इज प्रीफरेबल टू वेल्थ। सेंटेंसेस को अब हम
करेक्ट करेंगे और इससे हमारा ये रूल जो है भी डिस्कस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस इनकरेक्ट है, उनको करेक्ट कैसे करना है। शाद इज़ अ टॉलर पर्सन, जी ये आपका जो सेंटेंस है गलत है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक रूल है, नो एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन इक्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड विदाउट कंपैरिजन। जी तो सिंपल है, आपने कंपैरेटिव डिग्री तब यूज होनी करनी है जब सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ पे ये शाहद का कंपैरिजन तो किसी बंदे के साथ है ही नहीं। हाँ शाहद इज टॉलर देन अली, ये ठीक होगा कि अली के साथ कंपेयर किया जा रहा है उसकी कद को, लेकिन जब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर अब कंपैरेटिव डिग्री यूज करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे ये तो बड़ी आम सी बात है, तो ये क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि पता ही है सबको कि कंपैरेटिव डिग्री तभी यूज करने जब कंपैरिजन क्या होता है इस तरह से है कि बाद का स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी चीज़ को इंटेंसिव बनाने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए, ज़्यादा जोर देने के लिए डिग्री को चेंज कर लेते हैं। ये गलत होता है। आपने जब किसी चीज़ को इंटेंसिव बनाना है, मज़ीद उसके ऊपर आप क्या फोकस करना है, एम्फसाइज करना है, तो आप वर्ड को चेंज करेंगे, आप वोकैबुलरी से उसको इंटेंसिव बनाएंगे। आपने एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज नहीं करना। अभी ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। शाहद इज़ अ टॉलर पर्सन, अब वो बेसिकली कद उसका ज़्यादा लंबा है ना शाहद का, तो वो लिखने वाले ने जो है वो क्या कर दिया है, वो उसको टॉलर कर दिया उसकी इंटेंसिटी को शो करने के लिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज़ अ टॉल पर्सन, शाहद इज़ अ टॉल पर्सन। या अगर जैसे वो मैंने कहा है कि आप उसका ज़्यादा ही कद लंबा है तो आप कह सकते हैं शाहद इज़ अ वेरी टॉल पर्सन, ठीक है ना, टॉलर नहीं करेंगे। शी इज़ अ वाइजर लेडी, अब ये भी इसी तरह ही है, ठीक है, शी इज़ अ वाइज लेडी, शी इज़ अ वेरी वाइज लेडी। तो शी इज़ मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज़ मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे मोर यूज हो रहा है, कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं है, तो इसमें है शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास, या फिर आप इसको सुपरलेटिव में ले जाएंगे, शी इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास। कंपैरिजन में नहीं होगा, सारी क्लास है तो फिर मोस्ट होगा, या आप उसके साथ वेरी यूज करेंगे। शी रोट अ बेस्ट स्टोरी, शी रोट एन एक्सीलेंट स्टोरी, शी रोट एन एक्सीलेंट स्टोरी, ठीक है ना। अब देखें बेस्ट है तो ये गुड की आप कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर, तो ये गलत है। अब वो बेसिकली उसने बहुत अच्छा लिखा है तो बंदा जो है वो बड़े जोश में बता रहा है तो उसने बेस्ट लगा दिया, लेकिन बेसिकली आप बेस्ट की जगह एक्सीलेंट लगा सकते हैं, ठीक है। शी रोट एन एक्सीलेंट स्टोरी, गुड की जगह आप एक्सीलेंट यूज कर सकते हैं, आपने बेस्ट नहीं यूज करना, डिग्री को चेंज नहीं करना। यानी शी रोट अ गुड स्टोरी, तो आप इसको मजीद आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जोश से बताना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गुड से भी अच्छी है, तो कंपैरिजन नहीं है तो आपने बेस्ट नहीं यूज़ करना, आप गुड की जगह एक्सीलेंट यूज़ करना है। इसी तरह आप वोकैबुलरी को चेंज करके अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज नहीं करना, यानी आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी जहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दैट क्लास, जी बिल्कुल उसी तरह, देयर इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन दैट क्लास, देयर इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट इन दैट क्लास। जी गुड आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, आपने उसको ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के साथ आप वेरी यूज़ कर लेते हैं। नादिया गेव हर द फुलेस्ट रिप्लाई, जी अब ये फुलेस्ट जो है ये गलत हो गया, नादिया गेव हर फुल रिप्लाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल देन निदा, ये सेंटेंस आपका गलत है, इनकरेक्ट है। वजह यह है कि हमारे पास रूल है, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स अ पर्सन यूज अ कंपैरेटिव डिग्री फॉलोड बाय देम। तो सिंपल है, जब हमने कंपैरिजन यूज करना है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसी सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों, दो अफराद, दो ग्रुप, दो क्लासेस के दरमियान, तो फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना और साथ में देन यूज़ करना, और ये बेसिक रूल है, हमें पता है। लेकिन अब ज़रूरत क्या महसूस हुई है, क्योंकि बाद का सेंटेंस जो है वो इतना सादा होता है कि हम भूल जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल देन निदा, अब बात समझ में आ रही है, मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है कि जी निदा जो है ना वो निदा से ज़्यादा खूबसूरत है, ये हमें पता चल रहा है, सिंपल सेंटेंस। लेकिन ग्रामर की रूल से गलत है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है शी और निदा जो है उसकी ब्यूटी का, तो हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो अब आपको समझ आ गई क्योंकि क्यों ये आपको बताया जा रहा है कि बाद सेंटेंस बड़े सिंपल होते हैं तो उसमें हम ख्याल नहीं रखते कि हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है, हम डायरेक्ट ही बता देते हैं। और आम बोल चाल में तो अक्सर ही ऐसा होता है, निदा नाजिया से ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, निदा नाजिया से खूबसूरत है, हम ये कह देते हैं, ठीक है। तो शी इज़ ब्यूटीफुल देन निदा सही होगा, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन निदा। नेक्स्ट है शी इज़ टॉलेस्ट देन यू, अब यहाँ पे दो बंदों का कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं होगी, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी, शी इज़ टॉलर देन यू, ठीक है। द डॉटर इज़ वर्स देन हर मदर, द डॉटर इज़ वर्स देन हर
मदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वर्स्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ करनी, आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, वर्स्ट की जगह वर्स आएगा। तो इस तरह की गलतियाँ एग्ज़ाम में आपको देखते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं समझ आती, वो गलत कर लेते हैं, गलत को ठीक, ठीक को गलत कर लेते हैं। वर्स्ट और वर्स फ़र्क तो थोड़ा सा ही है, लेकिन बात समझने की है। आसिफ कार्स इज डर्टी देन माइन, जी तो ये गलत है, करेक्ट सेंटेंस होगा आसिफ कार इज डर्टियर देन माइन, यानी आपने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है। देन ऑफ द टू, जी ये पहला सेंटेंस आपका गलत है, इनकरेक्ट है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये हमारे पास एक रूल है, डू नॉट यूज देन इन अ सेंटेंस व्हेन फ्रेज ऑफ द टू इज यूज्ड हाउएवर यूज द बिफोर द सेकंड डिग्री। जी अगर किसी सेंटेंस में आपका फ्रेज ऑफ द टू यूज हो गया है तो फिर आप ऐसे सेंटेंस के अंदर देन नहीं यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना है। और सेकंड डिग्री यूज करेंगे, सेकंड डिग्री मीन्स कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, और उससे पहले आपने दी बी यूज करना है। तो ये रूल आपने जहन में रखना है। वैसे भी इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, ऑफ द टू, ऑफ द टू मतलब दो के दरमियान आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो डिग्री कंपैरेटिव यूज होगी, ठीक है, सुपरलेटिव नहीं यूज होगी, ना पॉजिटिव होगी। हाँ ये बात जरा याद रखने वाली है कि ऑफ द टू अगर आ गया तो देन नहीं यूज करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, शी इज द वाइजर देन ऑफ द टू, करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज द वाइजर ऑफ द टू, क्योंकि ऑफ द टू है, देन नहीं यूज होगा। फ्रॉम द टू द स्मॉलर वन इज स्मार्ट, जी फ्रॉम द टू नहीं होगा, ऑफ द टू होगा। द स्मॉलर वन इज द स्मार्टर ऑफ द टू, जी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो दो बंदों को आप कंपेयर कर रहे हैं, ऑफ द टू, ठीक है। और दी यूज होगा, देन यही यूज होगा। ऑफ द टू गर्ल्स आलिया इज द नोबलेस्ट, ऑफ द टू गर्ल्स आलिया इज द नोबलर, जी दो बंदों का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। इस तरह लास्ट सेंटेंस है ऑफ द टू रोड्स दिस इज द शॉर्टेस्ट, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह यहाँ पे गलती यही है कि सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज नहीं करनी, क्योंकि दो रोड्स का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। ऑफ द टू रोड्स दिस इज द शॉर्टर। टैलेंटेड बॉय इन द क्लास, ये गलत है जी सेंटेंस। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक रूल है, when a thing or person is compared with more than two things or person then use the superlative degree of adjective। सिंपल सी बात है, जब एक बंदे को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाएगा तो फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। अगर एक चीज़ के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, जब दो या दो से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। चीज़ों में आप चीज़ भी हो सकती है, फर्द भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है। मोरओवर डू नॉट यूज ए और एन बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, इंस्टेड दी इज यूज बिफोर इट। जी तो ए और एन नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो फिर ए और एन नहीं उससे पहले यूज़ करना, उससे पहले आपने दी यूज़ करना, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और ये देखें जी, ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन द क्लास, तो करेक्ट होगा ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन द क्लास। जी क्योंकि क्लास में तो बहुत सारे बंदे हैं और उसका कंपैरिजन तमाम बंदों के साथ करवाया जा रहा है, तमाम स्टूडेंट के साथ करवाया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री हमारा गलत होगा, हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, मोस्ट टैलेंटेड। रोनाल्डो इज़ द बेटर फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, अब रोनाल्डो का कंपैरिजन दुनिया के तमाम फुटबॉलर से करवाया जा रहा है तो वो डेफिनेटली दो से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे बेटर नहीं, यहाँ पे आएगा बेस्ट आएगा। रोनाल्डो इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, ठीक है। शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास ग्रुप। अब ये देखने वालों को सेंटेंस ठीक लगता है क्योंकि यहाँ पे डिग्री भी हमने सुपरलेटिव यूज़ किया, लेकिन जो हमारे रूल का दूसरा हिस्सा है कि सुपरलेटिव के साथ आपने ए नहीं यूज़ करना, डी यूज़ करेंगे। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ग्रुप। अली इज़ बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, अली इज़ बेस्ट प्लेयर, अली इज़ दी बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने डी को यूज़ करना है। नवीद इज़ द बेटर सिंगर इन द सिटी, ये सिटी में तो बहुत सारे सिंगर हैं तो इसलिए आप कंपैरिजन करवा रहे हैं दो से ज़्यादा अफराद के साथ, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। नवीद इज़ द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, नॉट बेटर, बेस्ट। गालिब इज़ बेटर ऑफ ऑल पोइट्स, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह इसमें भी गलती है, पोइट्स बहुत सारे हैं, गालिब का उनके साथ कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। गालिब इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स।
वाइजर बॉय देन एनी इन द क्लास, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक रूल है, रूल की वजह से ये गलत है। रूल क्या है? व्हेन अ थिंग इज कंपेयर्ड विद अनदर थिंग फॉलोड बाय देन द थिंग कंपेयर्ड मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद व्हिच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर। जी, जब आप एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं और सेंटेंस के अंदर आप देन को भी यूज कर रहे हैं, तो जिस चीज को दूसरी चीज से आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपने उसको उस ग्रुप से, उस क्लास से जिसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, उससे एक्सक्लूड करना है, उससे अलहदा करना है। अगर इस बात की आपको समझ नहीं आ रही तो भी जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। और एक्सक्लूड आप किस तरह करेंगे? आप उसके अंदर अदर का वर्ड यूज करेंगे एक्सक्लूड करने के लिए, यानी उससे अलहदा करने के लिए। यानी जिस ग्रुप से आप किसी चीज को, जिस क्लास से, ग्रुप से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, उससे अलहदा करने के लिए, उससे सेपरेट करने के लिए, उससे एक्सक्लूड करने के लिए आप अदर का वर्ड यूज करेंगे। अच्छा जी, इस चीज को अगर आप रिमेंबर करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो सिंपल एक और फार्मूला भी है। सिंपली रिमेंबर अदर इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर एनी इफ देयर इज अ कंपैरिजन। जी, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप कंपैरिजन हो रहा है, किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है और उस सेंटेंस के अंदर एनी यूज हुआ है, तो ये बात हमेशा याद रखें कि एनी कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, एनी के साथ अदर भी यूज होगा। फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन है और सेंटेंस के अंदर एनी यूज हुआ है तो एनी के बाद अदर जरूर यूज होगा। तो इस चीज को याद रखने के लिए ये भी एक छोटी सी टिप है जी। तो चले हम करेक्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस को। इज वाइजर बॉय देन एनी इन द क्लास। जी, वही फार्मूला, अब एनी अकेला नहीं आएगा। ही इज वाइजर बॉय देन एनी अदर इन द क्लास। जी, अब बेसिकली आपने क्लास, पूरी जो क्लास है उसके साथ ही को, यानी कोई बंदा है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, उसकी अक्लमंदी को। अब क्लास पूरा एक ग्रुप है और एक बंदा अलग से खड़ा है और आपने उस पूरी क्लास के साथ उसकी अक्लमंदी को आप अगर कर रहे हैं ना कंपेयर, तो उस बंदे को आपने क्लास से एक्सक्लूड रखना है, सेपरेट रखना है, क्लास के अंदर शामिल नहीं कर लेना। फर्ज करें अगर आप यहाँ पे अदर नहीं यूज करते तो आप यहाँ पे सेंटेंस में वो बंदा खुद भी ग्रुप में शामिल हो गया, तो इसका मतलब है उसका कंपैरिजन उसी के साथ कर रहे हैं कि वो जो है, क्योंकि वो भी ग्रुप का हिस्सा है, वो भी क्लास का हिस्सा है, क्लास के अंदर तो वो भी शामिल है। तो आपने जब उसको सेपरेट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि फर्ज करें अहमद है, अहमद जो है वो अपने आप से ज़्यादा अक्लमंद है, या अहमद जो है वो अहमद से ज़्यादा अक्लमंद है, तो कोई सेंस नहीं बन रही। तो इसका मतलब है जब आपने किसी शख्स को किसी ग्रुप से, क्लास के साथ जिसका वो हिस्सा है, तो उसकी किसी क्वालिटी को आप कंपेयर करेंगे ना दूसरे अफराद या चीज़ों के साथ, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपने उस ग्रुप और क्लास से उसको एक्सक्लूड करना है, सेपरेट करना है, और वो करेंगे अदर की मदद से। एनी अदर यानी क्लास में से किसी भी दूसरे शख्स से, क्लास के अंदर किसी भी दूसरे शख्स से जो है वो ज़्यादा अक्लमंद है। गालिब इज ग्रेटर पोएट देन एनी इन द सब कॉन्टिनेंट, बिल्कुल वही गलती है। गालिब इज ग्रेटर पोएट देन एनी अदर इन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि गालिब भी तो सब कॉन्टिनेंट का पोएट है ना। अगर आप अदर नहीं यूज करेंगे तो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी पोएट हैं उसके अंदर गालिब को शामिल करके आप बेसिकली गालिब के साथ ही कंपैरिजन करवा रहे हैं, क्योंकि गलत है। तो आपने गालिब को सब कॉन्टिनेंट के बाकी तमाम जो हैं आपके जो पोएट्स हैं उनसे सेपरेट कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि गालिब जो है सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने किसी भी एक पोएट से वो ज्यादा जो है अच्छा है। ठीक है। लाहौर इज लार्जर देन एनी सिटी इन पंजाब, लाहौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन द पंजाब। अच्छा जी, अली इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर्स। अब यहाँ पे अदर भी यूज है, जरा गौर करें गलती क्या है। देखें जब आप एनी अदर यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर आपका जो है वो नाउन यूज होगा, प्लूरल नहीं यूज करना। एनी अदर इसका मतलब है किसी एक के साथ, यानी सारों के साथ कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग से, ठीक है ना, किसी भी एक के जो है वो बड़ा है, तो अदर प्लेयर होगा। अली इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर। जी, ये भी एक गलती होती है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इस तरह की छोटी सी एरर कर देते हैं, करेक्शन ऑफ एरर वाला जो है क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, और स्टूडेंट जो है उनको समझ नहीं आती है अगर उन्हें ग्रामर के रूल्स का नहीं पता या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। निदा इज वाइजर देन ऑल स्टूडेंट्स। जी, निदा इज वाइजर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। जी, यहाँ पे अदर आएगा। जी, एनी अदर भी हो सकता है और ऑल अदर भी यूज हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। Water is more useful than any liquid. Water is more useful than any other liquid. तो व्यूअर्स मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने जो है any के साथ other को यूज करना है। स्वीटली। जी, ये सेंटेंस आपका गलत है। वजह ये है कि हमारे पास एक रूल है जिसके मुताबिक ये गलत है। तो चले पहले रूल को स्टडी करते हैं। ऑलवेज यूज एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ एडवर्ब विद द सेंसिटिव वर्ब्स। जी, जब भी आपके सेंसिटिव वर्ब यूज होंगे तो आपने वहां पे एडवर्ब नहीं यूज करना, एडजेक्टिव यूज करना है।
सेंसिव वर्ब्स कौन से होते हैं? हमारी 5 सेंसेस हैं। कौन कौन सी हैं? स्मेल है, टेस्ट है, टच है, विजन है, ठीक है। तो ये 5 हमारी जो हैं, यानी 4 आपकी जो हैं आपके फेस के ऊपर लगी हुई हैं, हेयर, आइज और जो स्मेल है और टेस्ट है, ये निशानी, और 5वीं पूरी बॉडी पे टच की जो है एक सेंस होती है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ब वाले वर्ड्स हैं, उनके साथ आपने एडजेक्टिव को यूज़ नहीं करना, एडवर्ब को यूज़ करना है। चंद वर्ड्स की आपको एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे कि वॉच है, देखना, तो ये एक सेंस है, तो इससे रिलेटेड वर्ड्स है सी, लुक, ग्लैंस, विटनेस, बीहोल्ड। स्मेल है, तो स्मेल में स्निफ भी यूज़ होता है, स्मेल भी यूज़ होता है। टेस्ट में स्वीट, बिटर, रेलिश, सॉर, एटसेट्रा, ये सारे आपके चखने की इससे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं। हेयर में लिसन, साउंड, हेयर, टच में फील, टच। तो यानी जो भी वर्ड्स आपकी 5 सेंसेस से रिलेटेड हैं, जो वर्ब, ऐसे वर्ब जो आपकी 5 सेंसेस से रिलेटेड है, उनके बाद आपने एडवर्ब नहीं यूज़ करना, एडजेक्टिव यूज़ करना। नॉर्मली क्या होता है कि वर्ब को जो एक्सप्लेन करने के लिए हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये आपका वर्ब 5 सेंसेस से रिलेटेड है तो फिर आप इसके एंड पे एडवर्ब नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। नॉर्मली एडवर्ब होता है, क्योंकि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको मॉडिफाई कर रहा होता है, उसको क्वालिफाई कर रहा होता है। तो नॉर्मली एडवर्ब यूज़ होता है, लेकिन वर्ब अगर 5 सेंसेस रिलेटेड है तो वो एडजेक्टिव यूज़ होगा। चंद एग्जाम्पल सेंटेंसेस करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। द सर्फ, अच्छा, द पुडिंग थे स्वीट, गलत है, स्वीटली, ये एडवर्ब है, बेसिकली प्रेजेंट टेंस होगा ऊपर वाले रूल के मुताबिक। द पुडिंग टेस्ट स्वीट। नेक्स्ट है द सर्फेस टच रफली, टच आ गया जी, तो ये द सर्फेस टच रफ। द फ्रेग्रेंस स्मेल्स बेटरली, स्मेल आ गया तो बेटरली नहीं, बेटर। शी लुक्स नाइसली, लुक है तो शी लुक्स नाइसली, शी लुक्स नाइस। जी, इस तरह की गलतियां अक्सर होती हैं स्टूडेंट्स के साथ। अब ये सेंटेंस जिसको रूल्स का नहीं पता उन्हें ठीक लग रहा होगा, बिल्कुल यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव यूज होगा, नाइस। Nida arrived late as usually, जी, Nida arrived late as usual, ठीक है, as usual होगा। इसी तरह the rotten egg smell badly, जी, the rotten egg smell bad। हाँ जी, यहाँ पे ये सेंस आ गई है, सेंस से रिलेटेड जो आपका सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड वर्ब है चीज़, तो उसके साथ आप यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे अराइव जो है वर्ब यूज हुआ है सेकंड लास्ट सेंटेंस के अंदर, तो इसमें कुछ सेंसरी वर्ब तो नहीं है ये, लेकिन ये एक आपको जस्ट आपने इसको याद रखना है कि निदा अराइव लेट एज यूजुअली नहीं होता, एज यूजुअल होता है। परफेक्ट देन हर सिस्टर, ये पहला सेंटेंस है और ये गलत है। उसकी वजह ये है, वजह हम रूल को जब पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये सेंटेंस क्यों गलत है। जी, देयर आर 4 एडजेक्टिव्स व्हिच हैव नो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जी, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं कि जिनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। नॉर्मली एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनकी डिग्रीज नहीं होती। वजह आपको बाद में बताते हैं, पहले जरा देखें कि वो एडजेक्टिव्स कौन से हैं। परफेक्ट, यूनिवर्सल, एम्प्टी, रॉन्ग, सर्कुलर, पॉसिबल, एंटायर, वाइटल, फाइनल, कंप्लीट, एसेंशियल, फंडामेंटल, बेसिक, एक्सट्रीम, मेजर, एब्सोल्यूट, स्केयर, इटर्नल, चीफ, मेन, प्योर, जी, इन्फिनिट, परपेचुअल, इम्पॉसिबल, फुल, आइडियल, यूनिक, गोल्डन, यूनानिमस वगैरह वगैरह। जी, ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्यों है, इसका तो कोई रूल नहीं है, आपने इनको मेमोराइज करना है, बस इनको एज इट इज़ आपने लिख लेना है, याद करना है, याद रखना है। इन एडजेक्टिव को हम एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इन एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं, यह जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था कि इनकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं होती, ये वजह ये है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव दैट आर नॉट ग्रेडेबल। जी, क्योंकि ये पहले ही एब्सोल्यूट होते हैं, ये ग्रेडेबल नहीं होते। हम एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं कि नॉर्मल उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, या नॉर्मल उससे कम या सबसे कम। तो डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल होते हैं, तो जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज यूज़ करते हैं। लेकिन ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कि ये ग्रेडेबल नहीं है, इनकी डिग्रीज बन ही नहीं सकती, ये पहले ही एब्सोल्यूट है, एक्सट्रीम लेवल पे हैं। These adjectives already mean extremely, so they cannot be graded with words such as quite or very। हाँ जी, जैसे कि हम quite या very जैसे वर्ड भी यूज़ करते हैं जी, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट, जैसे आप कहते हैं गोल है, राउंड है, तो हम ये नहीं कह सकते
वेरी राउंड या लेस राउंड, क्योंकि राउंड इज ऑलरेडी एन एब्सोल्यूट एंटिटी। जैसे ये गोल है तो कोई चीज़ गोल ही हो सकती है ना, कम गोल या ज़्यादा गोल तो नहीं हो सकती। इलिप्टिकल हो सकती है, बेज भी हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। गोल को आप कम ज़्यादा गोल नहीं कह सकते, वो एब्सोल्यूट है, इसलिए वेरी राउंड या लेस राउंड नहीं हो सकता। तो ये एडजेक्टिव जो एक्सट्रीम एडजेक्टिव हैं ये ऐसे हैं कि ये एब्सोल्यूट हैं, इनकी कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई ग्रेड्स नहीं है, वेरी ऑफ जैसे वर्ड्स आप इनके साथ नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैंने राउंड की मिसाल दी है, इसी तरह एग्जाम्पल ऑफ और एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स का मतलब है एक्सट्रीमली टायर्ड, सो दे कैन नॉट से वेरी एग्जॉस्टेड, ठीक है ना। एग्जॉस्ट हो जाना यानी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि थक गए हैं आप। अब टायर्ड हो जाना ये भी थकना है। तो एग्जॉस्ट क्यों, बेसिकली एग्जॉस्ट जो है इट्स सेल्फ ये टायर की एक एक्सट्रीम डिग्री है, ठीक है ना। ये मज़ीद एक्सट्रीम नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको पहले बताया था गुड है, तो गुड को आपने पॉजिटिवली यूज़ करना है, कंपैरिजन कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आपने उसकी मज़ीद इंटेंसिटी को शो करना है, तो फिर आप डिग्री से इसको इंटेंस नहीं करेंगे, फिर आप वर्ड चेंज करेंगे। जैसे गुड की जगह आप लगा सकते हैं एक्सीलेंट। तो इसी तरह अब टायर्ड जो है वेरी टायर्ड हो सकता है, लेकिन वेरी एग्जॉस्टेड नहीं हो सकता। जैसे एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट हो जाना, ये बेसिकली टायर्ड हो जाने की एक एक्सट्रीम शक्ल है। तो चलें देखते हैं अपने सेंटेंसेस को। शी इज़ मोर परफेक्ट देन हर सिस्टर। जी, मोर परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट तो ऑलरेडी एक्सट्रीम है। अब परफेक्ट जो एक चीज़ है ही परफेक्ट, तो आप इसको ऐसे कर ही नहीं सकते लेस परफेक्ट या मोर परफेक्ट, तो ये गलती है। बाद लोगों को नहीं पता चलता, परफेक्ट को भी वो ग्रेडेबल समझते हैं और डिग्रीज उनके साथ कर लेते हैं, तो गलत है। शी इज़ परफेक्ट करेक्ट सेंटेंस होगा। द ग्राउंड इज मोर राउंड देन दैट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंड ना तो कम जो है राउंड हो सकता है ना ज़्यादा, ये राउंड होता है, एब्सोल्यूट है। द ग्राउंड इज राउंड। द बिल्डिंग इज द मोस्ट कंप्लीट ऑफ ऑल। जी, लेस कंप्लीट, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, गलत है। कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, हतमी। यानी आप एक्सट्रीम को हतमी के मानों में लेना, जो चीज़ ऑलरेडी हतमी है उसमें कोई उसका कोई ग्रेड बनता ही नहीं है। This building is complete. Next है, this new model has most perfect features. जी, this new model has perfect feature. जैसे मैंने स्टार्ट में पहला लिख रहा था, तो perfect के साथ जो है जी most more नहीं लगेगा, ये already एब्सोल्यूट है, सो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस न्यू मॉडल हैज परफेक्ट फीचर्स। शी फादर टोल्ड मी अबाउट हिम, ये सेंटेंस आपका गलत है। उसकी वजह ये है, वजह को देखने के लिए हम रूल को पढ़ेंगे। फादर मीन्स मोर डिस्टेंट और एडवांस्ड, फर्दर मीन्स एडिशनल। जी, ये फादर और फर्दर के यूज जो हैं, क्योंकि इनके स्पेलिंग मिलते जुलते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि मुकम्मल डिफरेंट है इनका मीनिंग। तो फादर की जगह फर्दर और फर्दर की जगह फादर यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत बड़ी गलती है, तसव्वुर होती है। ठीक है, सिंपल इसका तरीका है इस चीज़ को याद रखने का। फादर का मतलब है दूर, दूर, परे, ठीक है। एडवांस यानी थोड़ा हट के, ठीक है। और फर्दर का मतलब है एडिशनल, एडिशनल यानी अजाफी। कोई भी चीज़ आप अजाफी तौर पे कह रहे हैं तो वो फर्दर है। अजाफी या मज़ीद भी कह सकते हैं, मज़ीद ये है कि, मज़ीद ये है कि, तो ये इसके लिए फर्दर। और आप जब फासले का कॉन्सेप्ट है, यानी फादर में फासले का कॉन्सेप्ट आएगा, अगर दूर है जी, डिस्टेंट है कोई चीज़, परे है। और फर्दर में मज़ीद या अजाफी। नोट, फादर इज नॉट यूज एज एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्रीज। जी, तो जब पॉजिटिव डिग्री होगी सेंटेंस में तो फादर जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलें देखते हैं एग्जांपल्स को, सेंटेंसेस को, तो मज़ीद क्लियर होगा आपको। शी फादर टोल्ड मी अबाउट हिम। अब यहाँ पे हम मीनिंग देना चाह रहे हैं कि उसने मुझे उसके मतलब मज़ीद बताया, ठीक है। तो फादर तो दूरी वाला आ गया ना, तो करेक्ट ये होगा शी फर्दर टोल्ड मी अबाउट हिम, उसने मुझे उसके मतलब मज़ीद बताया। अमेरिका इज़ फर्दर दैन चाइना, ठीक है। अमेरिका चाइना से मज़ीद है, कुछ सेंस बन रही है। हम कहना ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है चाइना से दूर है, ठीक है। तो अमेरिका इज़ फार्दर देन चाइना जो है हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। आफ्टर दिस शी मेड नो फार्दर रिमार्क्स, उसके बाद उसने मज़ीद कोई दूरी वाले रिमार्क्स नहीं दिए, दूर रिमार्क्स नहीं दिए, गलत है, कोई इसकी सेंस नहीं बन रही। बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि उसने मज़ीद जो है रिमार्क्स जो है नहीं दिए। आफ्टर दिस शी मेड नो फर्दर रिमार्क्स। डो नॉट स्पीक ऑफ फार्दर प्लेसेस, ठीक है। तो दूर दराज की जगह जो है इनके बारे में बात ना करें। अब सेंटेंस दिखने में ठीक लग रहा है, ग्रामेटिकली भी ठीक है, लेकिन इसमें एरर ऑफ एक्सप्रेशन है।
जब आप दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं ना जनरल सेंस में, तो फिर फार्दर यूज़ नहीं होता, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्टेंट प्लेसेस। डू नॉट स्पीक ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दराज के जो इलाके हैं उनकी बात आप ना करें। आलिया डिड नॉट मेक एनी फर्दर रिमार्क, आलिया ने जो है कोई दूर वाला रिमार्क नहीं दिया। गलत है ना, देखिए ट्रांसलेशन किया करें, आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे सेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो सेंस बेसिकली जो हम देना चाहते हैं, निदा हैज लेस बुक्स देन आलिया। जी, तो निदा के पास आलिया से कम किताबें हैं, और ये सेंटेंस है आपका गलत। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो रूल है, लेस रिफर्स टू क्वांटिटी एंड वॉल्यूम वेयरएज फ्यूअर डिनोट्स नंबर, यानी जो आपका लेस है ये आपकी क्वांटिटी को शो करता है और आपके वॉल्यूम को शो करता है, मिकदार को, और जो फ्यूअर है ये यूज शो करता है नंबर का मतलब क्या होता है, अदद, यानी जिस चीज़ को आप गिन सकें, शुमार कर सकें, काउंट कर सकें, यानी 1 2 3 4 5 6 10 12 14 हज़ार 2000 4000 लाख, जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने फ्यूअर यूज़ करना है, यानी नंबर के लिए यूज़ होता है। और जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको शुमार नहीं कर सकते, जैसे मिल्क है, वाटर है, और भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए, जैसे ब्यूटी है, तो ब्यूटी को गिना नहीं जा सकता, तो इसके लिए फिर आप फ्यूअर नहीं यूज़ करेंगे, लेस यूज़ करेंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा जो वर्ड लेसर है, आपने कहीं यूज़ किया होगा, लेस से लेसर बना देता कुछ लोग, ये गलत है। इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड नहीं है लेसर जैसा, कोई वर्ड नहीं, लेसर कोई वर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो ये जी हमारा रूल है। तो अब इस रूल की रोशनी में हम इन सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। नीदा हैज लेस बुक्स, अब जो बुक्स हैं गिनी जा सकती हैं, 2 3 4 5 6 10 12 20, तो लेस नहीं होगा, फ्यूअर होगा। नीदा हैज फ्यूअर बुक्स देन आलिया। दिस जग हैज फ्यूअर मिल्क देन शी नीड्स। जी, मिल्क जो है इसको गिना नहीं जा सकता, तो फ्यूअर इसका मतलब है गलत लग गया। दिस जग हैज लेस मिल्क देन शी नीड्स। जी, नो लेस देन 40 पर्सन वर प्रेजेंट इन द फेयरवेल। 40 पर्सन इनको गिना हुआ है, तादाद बताई हुआ है, तो लेस नहीं यूज होगा, फिर नो फ्यूअर देन 40 पर्सन वर प्रेजेंट इन द फेयरवेल। ये अक्सर ही गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स ना। अब ये फ्यूअर मिल्क या नो लेस देन 40%, ये जिनको ग्रामर का नहीं पता उनको ये ठीक ही लग रहे होते हैं सेंटेंसेस, लेकिन ये गलत है। दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 50 किलोग्राम ऑफ शुगर। जी, दे डू नॉट सेल लेस देन 50 किलोग्राम ऑफ शुगर। जी, अब कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि 50 को तो गिना जा रहा है, देखें जी शुगर की बात हो रही है, उनका जो तादाद है ना किलोग्राम वाली, उसकी बात नहीं कर रही, हम बात कर रहे हैं शुगर की। तो शुगर में फिर हम, क्योंकि शुगर को नहीं गिना जा सकता कि 1 शुगर 2 शुगर 10 शुगर 12 शुगर, तो वो वेट है, उसका वेट की तो हम बात नहीं कर रहे, शुगर की बात करें तो लेस होगा। अच्छा जी, देयर आर नो लेस देन 5 बॉयज हेयर, बिल्कुल इसी तरह देयर आर नो फ्यूअर देन 5 बॉयज हेयर, लड़कों को गिना जा सकता है, फ्यूअर लगेगा। ऑल द टीम वॉज एबसेंट। जी, तो ये तो मोस्टली लोगों को ये ठीक लग रहा होता है, लेकिन ये गलत है। द होल टीम वाज एब्सेंट। ऑल जो है ये नंबर के लिए होता है, और होल जो है क्वांटिटी के लिए होता है। ठीक है, ऑल मिल्क वाज स्पॉइल्ड, गलत होगा, होल मिल्क वाज स्पॉइल्ड। ठीक है ना, तो होल बॉयज वर एब्सेंट, ये गलत हो जाएगा, ऑल द बॉयज वर एब्सेंट। तो ये आपने याद रखना है कि ऑल जो है नंबर के लिए, और होल जो है ये क्वांटिटी के लिए भी याद रखना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा टीम जो है, टीम को तो गिना जा सकता है, बेसिकली टीम जो है ना, ये इसमें आप अगर समझें इस बात को कि टीम के अंदर अफराद कितने, ये आपको नहीं पता। यहाँ पे टीम जो है, टीम के अंदर 1000 अफराद भी हो सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये एक होल यानी क्वांटिटी का जो है ना कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। तो टीम के साथ जो है आप ऑल नहीं यूज़ करेंगे, होल यूज़ करेंगे। इसको आप याद रख लें वैसे कि टीम जब भी आ गया तो ऑल द टीम नहीं होगा, होल, द होल टीम वाज एब्सेंट, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। द लास्ट इज हर फ्रेंड, दिखने में सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये गलत है। उसकी वजह ये है, वजह तो रूल पढ़ के पता चलेगी। Later and last refer to a position. Later refers to last in sequence, while last refers to last in position. And इसी तरह later and latest refer to time.
लेटर मीन्स दैट अकर आफ्टरवर्ड्स एंड लेटेस्ट मीन द लास्ट इन टाइम और रिसेंट। जी, ये 4 वर्ड है जी, लेटर, लास्ट और इसी तरह ये सिंगल टी वाला लेटर और लेटेस्ट। इसके यूज़ को एक ही बार अच्छी तरह से समझ लें तो आपको गलती नहीं होगी, वरना इनके यूज़ में गलतियां करते हैं, मिलते जुलते वर्ड्स हैं और स्टूडेंट जो है बोधर ही नहीं करते, लेकिन वो गलती हो जाती है। जी, जो डबल टी वाला लेटर है पहला, ये और ये जो आपका लास्ट है, लेटर और लास्ट, पहली तो बात ये है कि ये रिलेटेड टू पोजीशन, ये दोनों पोजीशन से रिलेटेड है। एक बात, ये लेटर और लास्ट ये पोजीशन से रिलेटेड है, और ये वाला जो लेटर है सिंगल टी वाला और लेटेस्ट, ये टाइम से रिलेटेड है। जहाँ पे लेटर और लास्ट आ जाए इसका मतलब है बात पोजीशन की हो रही है, और जहाँ पे लेटर एंड लेटेस्ट आ जाए इसका मतलब है बात हो रही है जी टाइम की। अच्छा जी, लेटर है ये भी लास्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर, यानी कोई चीज़ तरतीब के अंदर मौजूद है, 2 चीज़ें तरतीब के बाद है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और अमूमन बेसिकली तीसरी तक नहीं जाना, जब दो चीज़ें होती हैं तरतीब में पड़ी हैं तो ही ये यूज़ होता है। 2 ग्रुप हैं, 2 अफराद हैं, 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो जब उनकी तरतीब में बात करते हैं एक के बाद दूसरी, तो जो आखिर वाली है तरतीब में उसके बारे में हम कहते हैं कि लेटर, यानी बाद वाली, ठीक है ना, मुअख्खर जिक्र। तो इसी तरह जो लास्ट है, लास्ट का मतलब है ये पोजीशन से रिलेटेड है कि ये लास्ट इन पोजीशन, यानी कि 1000 चीज़ें भी पड़ी हुई हैं ना, तो जो सबसे आखिरी होगी उसको लास्ट, जो सबसे आखिर में आई। लेटर का मतलब है बाद वाली, और जो है लास्ट उसका मतलब है आखिरी या आखिर वाली। तो लेटर एंड लास्ट दोनों पोजीशन से रिलेट कर रहे हैं। लेटर का मतलब है बाद उस जिक्र, बाद में आने वाली, और लास्ट जो है ये क्या है, बिल्कुल आखिरी, सबसे आखिर में। इसी तरह लेटर एंड लेटेस्ट, इसमें लेटर का मतलब भी है बाद में आने वाली, यानी जो एक के बाद जो दूसरी आती है, तरतीब वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक चीज़ आई उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ रही है वो बाद वाली। तो लेटर का मतलब है बाद वाली, और लेटेस्ट का मतलब भी बाद वाली, लेकिन टाइम के हवाले से। जो टाइम में सबसे आखिर पे होगी उसको लेटेस्ट कहेंगे, जो पोजीशन में सबसे आखिर में होगी उसे लास्ट कहेंगे, जो टाइम में सबसे आखिर होगी उसे लेटेस्ट कहेंगे। जो पोजीशन में आखिर वाला होगा एक के बाद दूसरा किसी तरतीब में, तो उसके लिए डबल टी वाला लेटर, और जो टाइम में आखिरी बाद वाला होगा यानी तरतीब में एक के बाद दूसरा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेटर। तो लेटर मतलब ये है कि सीक्वेंस में पोजीशन के लिहाज से एक के बाद दूसरा। लेटर जो है सिंगल टी वाला, ये टाइम में एक सीक्वेंस के अंदर एक के बाद दूसरा। लास्ट जो है ये पोजीशन के लिहाज से सबसे आखिर वाला, और लेटेस्ट जो है ये टाइम के लिहाज से सबसे आखिर वाला। अब ये एग्जांपल्स देखेंगे तो फिर आपको मैसेज क्लियर हो जाएगा। वैसे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है थ्योरी में, ये रिपीट हो रहा है बेसिकली, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप वो रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं जी। तो ऑफ आलिया निदा द लास्ट इज हर फ्रेंड। अब आलिया और निदा की बात की जा रही है, दोनों एक तरतीब में एक सीक्वेंस में है, तो बात की जा रही है निदा की, आलिया और निदा में, तो ये लास्ट नहीं कहेंगे क्योंकि 2 चीज़ें हैं। तो बाद जिक्र कौन है, निदा, तो निदा के लिए फिर आप लास्ट नहीं यूज़ करेंगे, लेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह नवीड्स नेम वाज लेटेस्ट इन द लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर नाम लिखे हुए हैं तो बेसिकली टाइम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, बात तो पोजीशन की हो रही है ना। लेटेस्ट की बात तब करनी है जब आपने टाइम का करना है, आगे पता चल जाएगा आपको। तो ये लिस्ट है, पोजीशन की बात है, तो पोजीशन में फिर लास्ट आएगा, नवीड्स नेम वाज लास्ट इन द लिस्ट। फोजिया केम लेटर देन आई। लेटर का मतलब तो होता है पोजीशन वाली तो बात नहीं है। हम देखना चाह रहे हैं कि पहले मैं हूँ, फोजिया बाद में आई है, तो ये टाइम का सीक्वेंस शो हो रहा है कि एक के बाद दूसरी, तो फिर उसके लिए हम जो है ये वाला लेटर नहीं, सिंगल टी वाला लेटर यूज़ करेंगे। फोजिया केम लेटर देन आई, फोजिया मेरे बाद में आई। विच इज़ द लास्ट मॉडल। हाँ जी, यहाँ पे आप पोजीशन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है कि टाइम के हवाले से कौन सबसे आखिर में है। 2003 मॉडल था, 5 है, 10 है, 12, 20 है, और अब 21 चल रहा है, तो 21 जो है वो ये लास्ट मॉडल नहीं होगा। बेसिकली जब टाइम की बात करें तो लेटेस्ट मॉडल होगा। विच इज़ द लेटेस्ट मॉडल। ऑफ आसिफ एंड जिशान द लेटर इज माई फ्रेंड। अब ये लेटर सिंगल टी वाला तब होता है जब टाइम की बात करते हैं, जब पोजीशन की बात करते हैं तो डबल टी वाला, यानी दोनों में से जो मुअख्खर जिक्र है, जो बाद जिक्र है वो जिशान है, तो इसके लिए डबल टी वाला होगा। ऑफ आसिफ एंड जिशान द लेटर इज माई फ्रेंड, ये करेक्शन टेंस होगा। इसी तरह द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी इज इंटरेस्टिंग। अब लेटर फिर बात वही आ गई, जो सिंगल टी वाला लेटर होता है ये यूज़ करते हैं जब टाइम सीक्वेंस की बात होती है। यहाँ पर टाइम सीक्वेंस की बात नहीं हो रही, मूवी एक ही, ऐसा नहीं है कि मूवी का एक हिस्सा पहले आ रहा है
वो अगले वक्त में आ रहा है। टाइम का कोई सीक्वेंस नहीं, इकट्ठी मूवी चल रही है तो मूवी का पहला हिस्सा, फिर दरमियान वाला हिस्सा और फिर बाद वाला हिस्सा आप कह लेंगे। दो हिस्से हैं जी, एक पहला हिस्सा और एक आखिर वाला हिस्सा। तो इस लिहाज से द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी इज इंटरेस्टिंग, डबल टी वाला लेटर यूज होगा। देयर इज नॉट सम मिल्क इन द ग्लास, ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। उसकी वजह ये है, वजह को देखने के लिए हम जरा रूल को स्टडी करेंगे। सम इज ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस व्हेरेज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी देखिए, सम और एनी दोनों का मतलब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इनके यूज में गलती कर लेते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो सिंपल है इसके सही इस्तेमाल को जो है समझने का कुलिया वो ये है कि सम पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और एनी जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, मस्बत है, तो उसके लिए हम सम यूज़ करेंगे। जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए एनी यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल, बस यही फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। देयर इज़ नॉट सम मिल्क इन द ग्लास, तो करेक्ट सेंटेंस होगा देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द ग्लास, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ गिव मी एनी वाटर टू मेक जूस, प्लीज़ गिव मी सम वाटर टू मेक जूस, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी विल बाय एनी पेन्स, शी विल बाय सम पेन्स, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। नवीद विल नॉट सेल सम पेन, नवीद विल नॉट सेल एनी पेन, ठीक है। हैज शी बॉट सम पेन, हैज शी बॉट एनी पेन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। आलिया हैज नॉट टेकन सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, आलिया हैज नॉट टेकन एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, नॉट सम इज एक्चुअली एनी, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। आलिया डिड नॉट गिव मी सम book, Alia did not give me any book. There is still any milk in the jar, there is still some milk in the jar. तो इन शॉर्ट बात यह है कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो आपने सम यूज़ करना है, और जब आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो तब आपने एनी यूज़ करना है। वैसे मतलब दोनों का सम ही कुछ ही होता है। द एल्डेस्ट रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि हमारे पास एक रूल है जिसके मुताबिक ये इनकरेक्ट है। रूल क्या है जी? ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। जी ये चार वर्ड हैं जी, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसी तरह एल्डर, एल्डेस्ट। तो इसके यूज़ को सीखने का एक सिंपल सा फार्मूला, उसको सीख लो तो कभी इन चार वर्ड से रिलेटेड आपसे गलती नहीं होगी। तो ओल्डर और ओल्डेस्ट ये दोनों वर्ड आप पर्सनस और जो आपकी थिंग्स हैं उन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एल्डर और एल्डेस्ट है ये हमेशा आपने पर्सनस के लिए यूज़ करना है। कभी भी एल्डर और एल्डेस्ट जो है ये आपने किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना, ये आप सिर्फ पर्सनस के लिए यूज़ करेंगे। ये सादा सा फार्मूला है। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्सनस के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपने पर्सनस के लिए यूज़ करना है। अच्छा, इसमें एक और इजाफी चीज़ ये है कि elder and eldest are particularly used for family relations or when the relationship is clear। जी elder और eldest जो है ये यूज़ तो आपने पर्सन्स के लिए करना है, लेकिन कौन से पर्सन्स? एक ही फैमिली के पर्सन्स के लिए, ठीक है। फैमिली से बाहर जब बात हो रही है, ये जब रिलेशनशिप क्लियर नहीं है, फिर भी आप एल्डर और एल्डेस्ट नहीं यूज़ करेंगे, फिर भी आप ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्डर और एल्डेस्ट आपने तब यूज़ करना जब रिलेशनशिप क्लियर है या एक ही फैमिली के बंदों की बात हो गई है। अदरवाइज ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर आल्सो यूज फॉर पर्सन। हाँ जी, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि ओल्डर एंड ओल्डेस्ट ये पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट जो हैं ये सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें भी ये शर्त ये है कि पर्सन वो एक फैमिली के हों या दो पर्सन के दरमियान रिलेशनशिप क्लियर हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ओल्डर एंड ओल्डेस्ट ही यूज़ होगा। तो इस रूल की रोशनी में हमने इन सेंटेंसेस की करेक्शन करनी है जी। शी इज़ द एल्डेस्ट रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन। अब एल्डेस्ट तो फैमिली के लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए तो ये गलत है। शी इज़ द ओल्डेस्ट रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन, ये ठीक होगा। आई गेव इट टू माई ओल्डर ब्रदर। अब भाई है, फैमिली है और बड़ा है, तो आप यहाँ पे एल्डर ब्रदर लगाएंगे। आई गेव इट टू माई एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज नॉट एल्डर देन मी। हाँ जी, माई सिस्टर इज नॉट ओल्डर देन मी। अब देखें ज़रा, ये इन्वर्स हो गया, जो रूल है ये उसके उल्ट हो गया। अब एक बंदा जिसको समझ नहीं है ग्रामर की, वो तो इस सेंटेंस को 100% जो है करेक्ट कहेगा, लेकिन आपने ज़रा इसकी सेंस में जाना है। बेसिकली यहाँ पे बड़ा भाई या छोटा भाई होने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज़ का जिक्र है कि वो उम्र में बड़ा है।
जब उम्र में बड़ा है यानी ज़्यादा, उसकी उम्र ज़्यादा है, तो फिर आप ओल्डर लगाएंगे। यहाँ पे उम्र को कंपेयर किया जा रहा है। एल्डर बेसिकली, एल्डर का मतलब होता है कि फैमिली में बड़ा, ठीक है, और एल्डेस्ट का मतलब है फैमिली में सबसे बड़ा। लेकिन जब आप सिर्फ उम्र का तस्करा कर रहे हैं कि एक बंदे की उम्र दूसरे से ज़्यादा है, तो फिर आप एल्डर वाला चक्कर नहीं, फिर एल्डर गलत होगा, फिर ओल्डर ठीक होगा। तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट करिए, योर कार इज एल्डर देन माइन। जी अब तो आपको पता चल ही गया होगा, योर कार इज ओल्डर देन माइन करेक्ट सेंटेंस होगा। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, नो ही इज माई एल्डर ब्रदर। फैजान इज द ओल्डेस्ट इन आवर फैमिली, फैजान इज द एल्डेस्ट इन आवर फैमिली, यानी फैमिली में सबसे बड़ा है। तो व्यूअर्स, इन शॉर्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए एल्डर और एल्डेस्ट जो है ये फैमिली के अंदर, या जब रिलेशनशिप क्लियर है, एल्डर का मतलब है बड़ा और एल्डेस्ट का मतलब क्या है, सबसे बड़ा फैमिली में। अगर रिलेशनशिप क्लियर है तो फैमिली में रिलेशनशिप है तो फिर एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करेंगे, वरना आप ओल्डर और ओल्डेस्ट ही यूज़ करेंगे। फैमिली के अंदर भी अगर बात उम्र की हो रही है स्पेसिफिकली, तो फिर भी आप ओल्डर और ओल्डेस्ट ही यूज़ करेंगे, एल्डर एंड एल्डेस्ट नहीं यूज़ करेंगे। ऑल अदर प्लेयर्स इन हर टीम, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि अदर और एनी, अदर और एनी का जो वर्ड है आर नॉट यूज्ड इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। जिस सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने एनी को भी नहीं यूज़ करना और अदर को भी नहीं यूज़ करना। सिंपल रूल है कि जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है वहाँ पे आप एनी नहीं यूज़ करेंगे और ना ही वहाँ पे अदर यूज़ करेंगे। दिखने में ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें ये गलती है, और अगर आपको ये रूल का नहीं पता तो आप इसको गलत कर लेंगे। और मेरा ख्याल है आपको इस रूल का पता लग गया है, अब कभी भी आपसे सेंटेंस गलत नहीं होगा। जहाँ पे अदर है, जहाँ पे एनी है, वहाँ पे जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है वहाँ पे अदर और एनी को आपने यूज़ नहीं करना। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, शी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन हर टीम। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लेड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल अदर नहीं होगा, लेड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ गई इसलिए अदर नहीं होगा। लेड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, जो लेड है तमाम धातुओं में, तमाम मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अदर का वर्ड जब आप करते हैं ना तो दूसरी मेटल्स आ जाएगा। तो दूसरी मेटल्स बेसिकली ये आपने तब अदर का वर्ड तब यूज करना जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। पिछली वीडियो में ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। सुपरलेटिव में आपने जिस चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको बाकी ग्रुप और क्लास के अंदर शामिल करके बात करनी है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने जिस चीज को बाकी ग्रुप के लोगों से, जिस ग्रुप से आप कंपेयर कर रहे हैं, उसे आपने ग्रुप से सेपरेट करके, एक्सक्लूड करके आपने कंपैरिजन करना है। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री है उसमें आपने जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं उसको आपने ग्रुप के अंदर इंक्लूड करना है, बीच में शामिल करना है। तो जब सेपरेट करना हो, एक्सक्लूड करना हो, तो फिर हम अदर का वर्ड यूज़ करते हैं, ऑल अदर, एनी अदर। लेकिन जब हमने उसमें इंक्लूड करना है तो फिर बिल्कुल भी अदर जो है उसका वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे। तो सिंपल बात आप इतना याद कर रख लें कि जब सुपरलेटिव डिग्री किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ हो जाए तो उसके साथ आपने अदर या एनी जो है ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शी इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट। ये सेंटेंस हमारा गलत है। उसकी वजह यह है कि इफ टू एडजेक्टिव्स रिफर टू द सेम नाउन दे बोथ मस्ट बी आइदर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। यानी एक सेंटेंस के अंदर अगर दो एडजेक्टिव्स एक ही शख्स को रिफर कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में जब एक सेंटेंस में किसी एक चीज़ के लिए, एक ही चीज़ के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं, तो फिर सिंपल सा रूल है कि वो दोनों एडजेक्टिव या तो कंपैरेटिव डिग्री में होंगे या सुपरलेटिव डिग्री में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेंटेंस के अंदर दो एडजेक्टिव एक बंदे को रिफर कर रहे हैं या एक चीज़ को रिफर कर रहे हैं तो उन दो एडजेक्टिव में एक कंपैरेटिव डिग्री में है या एक सुपरलेटिव में है। ये नहीं हो सकता, या दोनों सुपरलेटिव में होंगे या दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होंगे। तो बस इस सिंपल से रूल को आपने याद करना है, तो इससे रिलेटेड मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो शी इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, तो यहाँ पे बेसिकली दोनों ही आपके सुपरलेटिव डिग्री यूज होनी चाहिए। शी इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट। नवीद इज द बोथ रिचर एंड चैरिटेबल देन अली। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है रिचर
और चैरिटेबल जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। अब रिचर और चैरिटेबल ये दोनों अली के लिए है, ये भी ध्यान में रखना है। इसी तरह बेस्ट और ऑनेस्ट दोनों जो है ऑफिसर के लिए हैं, ये भी ध्यान में रखना है कि जब ये एडजेक्टिव्स की बात उन एडजेक्टिव्स की बात हो रही है जो सिर्फ किसी एक चीज को, एक फर्द को ही जो है रेफर कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिचर और चैरिटेबल अली के लिए है, ऑनेस्ट और बेस्ट जो है वो ऑफिसर के लिए है। तो सेम ही चीज है, सेम ही फर्द है, इसलिए ये इधर ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों सुपरलेटिव होने चाहिए, नीचे वाले में दोनों कंपैरेटिव होने चाहिए। नवीद इज बोथ रिचर एंड मोर चैरिटेबल देन अली। फौजिया इज मोस्ट जेनरस, रिचर एंड चैरिटेबल बेसिकली नवीद के लिए था, सॉरी मैं गलत कह गया क्योंकि अली से तो कंपेयर किया जा रहा है। फौजिया इज मोस्ट जेनरस एंड काइंडर देन हर ब्रदर। अब ये फौजिया के लिए जेनरस का वर्ड है, फौजिया के लिए काइंडर का वर्ड है, और ये गलत है क्योंकि मोस्ट जेनरस ये सुपरलेटिव डिग्री है, काइंडर जो है ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों कंपैरेटिव होनी चाहिए या दोनों मोस्ट होनी चाहिए। तो फौजिया इज मोर जेनरस एंड काइंडर देन हर ब्रदर। मोस्ट इसलिए नहीं हो सकता कि एक बंदे के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर मोस्ट तो तब होगा ना जब ज्यादा लोग हैं, या कह लें देन हर ब्रदर्स होता या फैमिली होता या क्लास होता तो फिर मोस्ट होना, क्योंकि एक बंदे के साथ है, ये भी ध्यान में रखना है। बार दफा वो यहाँ पे मोस्ट है तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मोस्ट काइंड कर देंगे या काइंडेस्ट कर देंगे, ये भी गलत है। ये भी देखना है अपने, पूरा इसका सेंस में जाना है कि जो इसका कंपैरिजन है वो सिर्फ उसके एक भाई के साथ है, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री होंगी दोनों ही। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये दोनों तरह से वो जो एग्जामिनर है ना क्वेश्चन को घुमा सकता है, या वो कर देगा, एक को कंपैरेटिव कर देगा, एक को जो है वो सुपरलेटिव कर देगा। तो अगर आप उसी फ्लो में जा रहे हैं, दोनों को सुपरलेटिव करते जा रहे हैं, तो आगे हो सकता है कि उसने इस तरह से चकमा दिया हो स्टूडेंट्स को कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट दे दिया हो, बंदे दो हों और डिग्रीज उसने जो है वो सुपरलेटिव यूज कर लिया हो। तो यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा, मोर जेनरस और काइंडर ठीक है, ठीक है। इसी तरह नवीद इज द बेस्ट एंड फेमस प्लेयर इन दिस टाउन। अच्छा जी, अब टाउन में तो बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं, इसलिए बेस्ट तो ठीक है, ठीक है। फेमस जो है, बेस्ट और फेमस ये दोनों नवीद को मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये ठीक है, ये भी आपकी सुपरलेटिव में होनी चाहिए। नवीद इज द बेस्ट एंड द मोस्ट फेमस प्लेयर इन दिस टाउन। चलो स्टार्ट करते हैं। The two first models of this article are dull। जी ये गलत है आपका सेंटेंस। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक रूल है, the two first and the two last are meaningless expression, they denote that two things may be first or last। जी the two first, the two last ये गलत है। बेसिकली ये कोई एक्सप्रेशंस हैं ही नहीं। उसकी वजह ये है कि इससे ये पता चल रहा है कि देखें ना, एक सीरीज है चीज़ों की, तो फर्स्ट तो एक ही चीज़ होगी ना, ये एक सीरीज है तो लास्ट भी एक ही चीज़ होगी। जब आप टू लगा लेते हैं फर्स्ट और लास्ट से, इसका मतलब है दो चीज़ें लास्ट हैं और दो चीज़ें फर्स्ट हैं, ठीक है, या चार चीज़ें फर्स्ट हैं, चार चीज़ें लास्ट हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू ये हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस है, द टू फर्स्ट और टू लास्ट, ठीक है। मजीद आपको समझ आ जाएगी जब हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे। The two first models of this article are dull। जी ये रॉन्ग सेंटेंस है, बेसिकली द फर्स्ट टू होगा, द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू मॉडल्स ऑफ दिस आर्टिकल आर डल, यानी आपके आर्टिकल के जो पहले दो मॉडल। अब इसमें फर्स्ट टू से मुराद ये है, फर्स्ट टू में पहला और दूसरा भी हो सकता है। फर्ज करें 10 मॉडल आए हैं, पहला और दूसरा, ये इस तरह हो रहा है फर्स्ट टू। जो ये आप करते हैं ना टू फर्स्ट से मुराद ये है कि पहला और दूसरा ये एक ही है, एक ही मॉडल बन गया ना, फिर ये तो ये गलत हो गया। फर्स्ट टू से मुराद है 10 है, 20 है, 50 है, तो पहला और दूसरा ये दोनों फर्स्ट टू हो गए। द फर्स्ट टू मॉडल ऑफ दिस आर्टिकल डाल, ये ठीक है। दीज ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। जी ये जो स्टाइल होता है सेंटेंस का ये गलत होता है, जहाँ पे ऑल आ जाए किसी जगह में और ऑल जो है वो एक्सप्रेस कर रहा हो बहुत सारी चीज़ों को, तो फिर आपने ऑल को पहले लिखना है, जैसे ऑल दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। राइट दिस नोट एट 5 पेज। अब बेसिकली यहाँ पे भी इस तरह से मान रहा है, पेज के बजाय आप पेजेस कर लें, चले, तो इसका मतलब है ये नोट, राइट दिस नोट एट 5 पेजेस, 5 जो है पेजेस के ऊपर आप इस नोट को लिखें। तो ये बेसिकली हम सेंस नहीं देना चाह रहे, हम ये मैसेज नहीं देना चाह रहे, हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि 5 नंबर जो पेज है उसके ऊपर ये नोट लिखें। तो फिर उसके लिए करेक्ट सेंटेंस ये होगा, राइट दिस नोट एट पेज 5। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ आपके नाउन जैसे होते हैं कि उनके लिए एडजेक्टिव जो है उनके बाद में आएगा, पहले नहीं आता। जी आसफ स्टडीज इन क्लास 7th। जी ये एक थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें मिस्टेक बाकी सेंटेंसेस से, क्लास 7th नहीं होगा, क्लास 7 होगा।
हाँ 7th पहले आ सकता है, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th का, लेकिन जब ये बाद में आ रहा है तो फिर 7 है, आफ्टर स्टडीज इन क्लास 7। ये अक्सर ही हम बोल चाल में गलती करते हैं जी, वो कौन सी क्लास में करता है, क्लास 7 में पढ़ता है जी, क्लास 8 में पढ़ता है। ही स्टडीज इन क्लास 7, ही स्टडीज इन क्लास 8, ही स्टडीज इन क्लास 6, ठीक है। तो TH जो है ये एंड पे नहीं लगेगा। द ऑल प्लेयर्स वर गिवन सर्टिफिकेट, बिल्कुल ये सेकंड सेंटेंस की तरह ऑल वाला है तो इसमें ऑल पहले आएगा। ऑल द प्लेयर्स वर गिवन सर्टिफिकेट्स। तो व्यूअर्स इन शॉर्ट ये है कि टू फर्स्ट और टू लास्ट जो हैं, यानी इस तरह के सेंटेंस हैं जिसमें आपकी जो गिनती है वो फर्स्ट और लास्ट से पहले आ रही है, तो वो आपका गलत हो जाता है। आपने इसको इस तरह से तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट टू कर सकते हैं, लास्ट टू कर सकते हैं, लेकिन टू फर्स्ट या टू लास्ट आप नहीं कर सकते, ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशंस हैं। फेथफुल वर्कर टू हिज बॉस इज टू बी रिवॉर्डेड। जी, एक वफादार वर्कर अपने बॉस को इनाम मिलना चाहिए। अब देखा जाए तो सेंटेंस का कोई मफहूम बन नहीं रहा, और अगर गौर से देखें तो जो राइटर है ना वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि अपने मालिक से जो वफादार होता है वर्कर उसे इनाम मिलना चाहिए, मफहूम ये देना चाह रहा, लेकिन इस सेंटेंस से ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं मिल रहा और ये सेंटेंस गलत है। अब उसकी वजह ये है द चेंज इन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस में चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये एक रूल है कि अगर आप एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का ऑर्डर चेंज कर देंगे, तरतीब के अंदर उसका जो सीक्वेंस के अंदर जो उसका तरतीब बन रही है वो चेंज कर देंगे, तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। यानी जो आपका तरतीब है एडजेक्टिव की एक सेंटेंस के अंदर, वो एक स्पेसिफिक जो है मीनिंग देती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के नाम से एक सेपरेट टॉपिक है, अगर आपको इस बात की डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया जी। तो आप देखें यहाँ पे ये जो इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह से लिखें, गौर करें जरा, अ वर्कर फेथफुल टू हिज बॉस शुड बी रिवार्डेड, तो आपको नहीं लगता कि इसमें ये ज़्यादा क्लियर मैसेज मिल रहा है, ठीक है, उसमें कोई मफहूम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि एक वर्कर जो कि अपने मालिक से वफादार है उसे इनाम मिलना चाहिए, शुड बी रिवॉर्डेड। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नवीद हेल्ड अली बोथ इन हैंड्स। अब यहाँ पे राइटर मफहूम देना चाह रहा है कि नवीद ने अली को दोनों हाथों में पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा, गलत है। बोथ जो है वो हैंड्स के साथ आएगा, इसको ऑर्डर, यहाँ पे भी यही हुआ था ना कि ऑर्डर चेंज किया था। यहाँ पे फेथफुल जो है वो वर्कर से पहले आ गया, फेथफुल बेसिकली एडजेक्टिव है, वो वर्कर से पहले आ गया, यहाँ पे वर्कर से बाद में फेथफुल आ गया, तो आप देख सकते हैं मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे भी ऐसी है, बोथ जो है वो हैंड से परे चला गया, बीच में इन आ गया। अगर यही इस तरह से नवीद हैड अली इन बोथ हैंड्स, तो अब ये मीनिंग बिल्कुल सेम हो गया। आप देख सकते हैं ऑर्डर को ही चेंज किया, और एडजेक्टिव के ऑर्डर को जब चेंज कर दें, सेंटेंस मुकम्मल तौर पर गलत भी हो सकता है और उसका मफहूम भी चेंज हो सकता है, दोनों सूरत हाल हो सकती है। जैसा कि ये देखें, ऑलवेज वर्क हार्ड, यू मस्ट डू सम आर अदर वर्क, हमेशा सख्त मेहनत करें, यू मस्ट डू सम आर अदर वर्क, आपको कुछ या दूसरा काम करना चाहिए या दूसरों का काम करना चाहिए, अगर अदर्स हो जाए तो बेसिकली यहाँ पे मफहूम ये देना चाह रहा राइटर कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन ये मफहूम नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे आपने एडजेक्टिव का ऑर्डर जो वो सही नहीं लिखा। अब इस सेंटेंस को देखें, ऑलवेज वर्क हार्ड, यू मस्ट डू सम वर्क आर अदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल इसका आपने ऑर्डर चेंज किया है, तो अब मफहूम बिल्कुल सही आ रहा है कि अब सख्त मेहनत करें, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। शी पेड मी ₹50, उसने मुझे 50 रुपये दिए, गलत है। ये मफहूम आप देना चाह रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस से ये मैसेज नहीं मिल रहा। यहाँ पे बेसिकली ये फर्ज करें 50 के बाद एक लफ्ज़ लिख देते हैं हम टाइम, 50 टाइम्स, तो यहाँ पे ये तो हो सकता है कि उसने मुझे पैसे दिए 50 मरतबा, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस सेंटेंस से हमें ये मैसेज मिल रहा है कि उसने मुझे 50 रुपये दिए, तो ये गलत है। 50 बेसिकली एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये रुपीज़ के बाद में आ रहा है, मफहूम गलत हो गया है। ये 50 रुपीज़ से पहले आएगा, यानी ऑर्डर इसका ये होगा कि ये जो 50 है, ये जो एडजेक्टिव है, ये रुपीज़ से पहले आएगा, तो फिर मैसेज से ही क्लियर होगा, शी पेड मी 50 रुपीज़, ये आपका करेक्शन टेंस है। नेक्स्ट है, वी हैव नॉट सीन अ सो इंटेलिजेंट मैन। जी, अब सेंटेंस ही बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसका मीनिंग ये बन रहा है कि हमने नहीं देखा एक इतना, ठीक है, एक इतना ज़हीन आदमी, ठीक है, ये इसका मफहूम बन रहा है। लेकिन अगर हम
इसके ऑर्डर को चेंज करें, यानी ये इंटेलिजेंट जो आपका एडजेक्टिव है इसका ऑर्डर चेंज कर दें, उसको ऐसे लिखें, वी हैवंट सीन सो इंटेलिजेंट अ मैन, तो हम इसका मफहूम ये बन जाएगा कि हमने इससे जितना ज़हीन आदमी आज तक नहीं देखा, पहले नहीं देखा। यहाँ पे उस जितना नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इतना ज़हीन आदमी, लेकिन यहाँ पे इसका मफहूम थोड़ा सा इंटेंसिव हो गया कि इस जितना इंटेलिजेंट आदमी मैंने नहीं देखा। इसी तरह एक और देखें, दैट वॉज अ वर्थ सीइंग मूवी। अच्छा जी, अब इसका बन रहा है कि ये एक उम्दा नज़र आने वाली, ठीक है, मूवी थी, ठीक है, उम्दा नज़र आने वाली मूवी थी, या दीदा ज़ेब मूवी थी, तो वो गलत है ना। ये हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि काबिल दीद मूवी थी, ठीक है ना, बड़ी देखने वाली मूवी थी, तो हम ये मफहूम देना चाह रहे हैं जो इससे नहीं बन रहा। ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है बड़ी दीदा ज़ेब मूवी थी या बड़ी उम्दा नज़र आने वाली मूवी थी। तो असल में सेंटेंस जो करेक्ट वो इस तरह होगा, दैट वॉज अ मूवी वर्थ सीइंग। ये एक ऐसी मूवी थी जो कि काबिल दीद थी, ठीक है ना, जो देखने के काबिल थी, देखने के लायक थी। दी होल द सिटी वॉज प्रेजेंट एट हर अराइवल। अब यहाँ पे मैसेज ये राइटर देना चाह रहा है कि उस जब वो पहुंची है तो पूरा शहर जो है वहाँ पे मौजूद था, लेकिन होल जो है एडजेक्टिव आपने इसका ऑर्डर इस तरह से कि आर्टिकल से पहले और फिर शहर है, तो ये सही मफहूम नहीं बनना। शेर सही मफहूम तब बनेगा जब आप इस तरह से लिखेंगे, द होल सिटी वॉज प्रेजेंट एट हर, यानी मफहूम सही नहीं बन रहा, इट मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर सही नहीं बन रही। ये सही स्ट्रक्चर होगी और क्लियर भी होगा, द होल सिटी वॉज प्रेजेंट एट हर अराइवल, पूरा शहर जो है उसके पहुंचने पर मौजूद था। फैजान कैन रन एज फास्ट, फैजान जो है इतना तेज दौड़ सकता है, इफ नॉट फास्टर देन यू, अगर आपसे ज़्यादा तेज नहीं। आप देखें इसका कोई मफहूम नहीं बन रहा, वजह क्या है कि ऑर्डर ही डिस्टर्ब है, किसका, एडजेक्टिव का। तो चलें इसको हम अगर इस ऑर्डर ठीक करें, फैजान कैन रन एज फास्ट एज यू इफ नॉट फास्टर। जी, तो अब यहाँ पे क्या है, फैजान अगर आपसे ज़्यादा तेज नहीं तो कम से कम आप जितना तेज दौड़ सकता है। अब यहाँ पे जो है मफहूम बिल्कुल क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि जब वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करते हैं आप, खास करके एडजेक्टिव्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, तो बिल्कुल ही उल्ट हो जाता है मफहूम, गलत भी हो सकता है सेंटेंस। तो बस आपने ये ऑर्डर का जो है ख्याल रखना है कि आप किस तरह का मफहूम जो है देना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ऑर्डर चेंज करने से सेंटेंस ठीक रहता है, लेकिन पेचीदा हो जाता है ना, एम्बिगुअस हो जाता है, उसकी क्लैरिटी नहीं रहती। देखें, जब आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो आपका लिखा हुआ इतना, मतलब आप कह लें फ्लुएंट, उसमें एक नेचुरल फ्लो हो और पेचीदा ना हो, बड़ा क्लियर हो, आपकी जो थॉट्स हैं, आपका एक्सप्रेशन है बड़ा क्लियर हो। खास करके जब आप किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठे हों तो आप खाम चीज़ों को जब उलझाते हैं ना, तो जो रीडर है वो बोर होता है। देखें, आपकी तहरीर इंटरेस्टिंग है तो उसमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं तो वो रीडर उसको अवॉइड कर देगा। लेकिन आपकी ग्रामर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने चीज़ों को लेबोरियस बना दिया है, ठीक है ना, एम्बिगुअस बना दिया आपने, खाम से एक पेचीदगी जो है अपनी राइटिंग के अंदर पैदा कर दी, तो वो जो आपका राइटर है वो बोर होगा, वो आपके जो है वो मार्क्स आपको कम देगा। तो इसी तरह यानी आपने अपनी चीज़ों को सिंपल रखना है और क्लियर रखना है, और उसके लिए ऑर्डर्स का, वर्ड्स का ऑर्डर बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखें ना कि जैसे आप ऑर्डर चेंज करते हैं उसकी क्लैरिटी भी ख़त्म हो जाती है, और आप कुछ और समझाना चाह रहे हैं, पढ़ने वाला कुछ और समझ सकता है, क्लैरिटी भी चेंज आ सकती है उसकी, जो है उसमें पेचीदगी भी जो है वो ज़्यादा डेवलप हो सकती है। पीपल कम हियर फॉर फन, जी ये आपका गलत हो गया सेंटेंस। अच्छा जी, इस वीडियो में हम चंद मिसलिनियस सेंटेंसेस को लेंगे जिसके अंदर हम ईच एंड एवरी के यूज़ को देखेंगे कि कहाँ पे ईच यूज़ करना है और कहाँ पे आपने एवरी यूज़ करना है। बोथ को देखेंगे, बोथ और नाइदर में, लेस का भी यूज़ करना है और स्मॉल का भी यूज़ करना है। अच्छा जी, ये चूँकि करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइजेज है, डिटेल टॉपिक हैं, ईच और एवरी का जो यूज़ है इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है पूरी थ्योरी की। यहाँ पे तो जो कि हम ये करेक्शन वाली वीडियो है, तो जो इसकी टेक्स्ट वीडियो है, अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं कि ईच और एवरी कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, क्या डिफरेंस है, तो आप रेलेवेंट वीडियो देखें, टॉप जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया जी। तो अब इस सेंटेंस में गलती ये है, एवरी जो है पीपल जो आप कह लें प्लूरल सेंस में वर्ड है, ठीक है ना, कि बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। तो एवरी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई फन के लिए आता है, तो हर कोई के लिए यहाँ पे पीपल नहीं यूज होगा, एवरी वन होगा, यानी सिंगल एवरी जो है
जब आप पूरे ग्रुप के हर बंदे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना, अब बहुत सारे लोग हैं तो हर जो उस बहुत सारे लोगों में से हर एक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या एक ग्रुप के हर एक फर्द को आप ज़ाहिर करना चाहते हैं तो फिर आप एवरी वन यूज करेंगे। तो एवरी वन कम्स हियर फॉर फन, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ईच एंड एवरी बॉय इन द क्लास गॉट पनिश्ड। अब यहाँ पे फिर वही गलती होगी है, देखें क्लास है, क्लास के हर फर्द को आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो उसमें एवरी आएगा, एवरी बॉय इन द क्लास गॉट पनिश्ड। जी, ईच स्टूडेंट कैन नॉट होप टू विन अ गोल्ड मेडल, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह यहाँ पे एवरी स्टूडेंट कैन नॉट होप टू विन अ गोल्ड मेडल, यानी स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो हर स्टूडेंट जो है वो अब यहाँ पे ईच में कलेक्टिवली आ गया ना एवरी में कि हर एक मेंबर को कलेक्टिवली बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हर एक, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब ईच नहीं आएगा, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट होप टू विन अ गोल्ड मेडल। अगर व्यूअर्स आपको ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप टेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आप जाएंगे तो आपको क्लियर समझ आएगी, ठीक है। बोथ स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंट, जी बोथ जो है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, यहाँ पे नेगेटिव है कि दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है। तो बोथ स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट दिखने में सेंटेंस ठीक लगता है लेकिन ये गलत है, नाइदर स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, नाइदर स्टूडेंट इज प्रेजेंट। जी, तो आलिया कैन नॉट अफोर्ड अ कार ऑफ हर ओन बिकॉज शी गेट्स लेस सैलरी। लेस सैलरी, लेस तो आप तब यूज करेंगे ना जब आपका कंपैरिजन है किसी के साथ कि एक बंदे की ज्यादा है और आपकी कम है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो है ही नहीं, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आलिया की सैलरी कम है। लेस तो तब होगा ना जब आप कहेंगे कि उसकी ज्यादा है उसकी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन नहीं, हम सिंपली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आलिया कार इसलिए ले सकती है उसकी सैलरी थोड़ी है या कम है। तो यहाँ पे फिर लेस नहीं आएगा, आलिया कैन नॉट अफोर्ड अ कार ऑफ हर ओन बिकॉज शी गेट्स अ स्मॉल सैलरी। ईच एंड एवरी के हवाले से लास्ट में आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो जब आप पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑल कह देना ही एनफ है, लेकिन ईच एंड एवरी जो है ये हम यूज करते हैं एम्फेसिस के लिए, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जब हमें चाहिए तो फिर हम जो है ना ईच एंड एवरी को यूज करते हैं। लिखा भी हुआ है ईच एंड एवरी बोथ आर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस अदरवाइज ऑल इज एनफ। जैसे ऑल द बॉयज गॉट पनिश्ड, ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है कि सारों को सजा मिली, लेकिन जब कहते हैं ईच बॉय गॉट पनिश्ड तो अब इसका मतलब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं इसको कि हर एक, जैसे हम कहते हैं तमाम लड़कों को सजा मिली, ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन जब हम कहते हैं भाई हर एक लड़के को सजा मिली है तो आप देख सकते हैं ना कि इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस आ गया, एक जोर आ गया, ठीक है। तो इसलिए ईच एंड एवरी जो है ये एम्फेसिस के लिए यूज करते हैं, वरना ऑल जो है ये भी कहने में एनफ है। हम मच, मैनी और मैनी आर इनके यूज का जो है से रिलेटेड आप कह लें कि कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करके देखेंगे। अच्छा, मच एंड मैनी जो है इसके बारे में सिंपल मैं आपको बता दूं कि जो मच एंड मैनी दोनों का मतलब होता है काफ़ी सारे, कई ज़्यादा, लेकिन जो मैनी है ये काउंटेबल नाउन के लिए है, यानी जहाँ पे आप कह लें तादाद की बात होती है, नंबर्स की बात होती है। और जो मच है ये यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यानी ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें गिना या शुमार नहीं किया जा सकता किसी क्वांटिटी के लिए, मिकदार के लिए। बहरहाल डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं मच एंड मैनी के यूज़ को तो इसके लिए आपको रेलेवेंट वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, और इस वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया कि मच कहाँ पे यूज़ करना है और मैनी कहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे सिर्फ हम चंद सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे जैसा कि हमारा ये फॉर्मेट चलता आ रहा है वीडियो का। जी, आसफ हैज़ नॉट रिटन मच स्टोरीज। जी, मच गलत है क्योंकि स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जिसे गिना जा सकता है, एक स्टोरी, दो स्टोरी, चार स्टोरी, तो यहाँ पे मच नहीं होगा, मैनी होगा। आसिफ हैज़ नॉट रिटन मैनी स्टोरीज। मैनी अ प्लेयर वर प्रेजेंट एट द फेयरवेल। जब आप मैनी के साथ आ यूज कर लेते हैं तो फिर आगे वर्ब जो है आपने सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, जैसा कि मैनी अ प्लेयर वाज प्रेजेंट एट द फेयरवेल। ये सेंटेंस जो है वीडियो है 24वां पार्ट है और ये हमारा लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए ये आखिरी पार्ट है। तो इसमें हमने चंद ऐसे सेंटेंसेस को लिए हैं जिनके अंदर मिसलेनियस जो हैं आपके एरर्स हैं, मुतफरक एरर्स हैं,
जी ये वही एरर्स है जो हमने पिछले पार्ट्स में स्टडी कर लिए हैं, मोस्टली तो वही सेंटेंस हैं, लेकिन कुछ नए एरर्स भी हैं। अच्छा, अब इन एरर्स की यानी जो एरर सेंटेंसेस हैं इनकी जो करेक्शन है इसका कोई रूल नहीं मैं पढ़ा रहा, तो जो रूल हैं वो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। जो नए नई गलतियाँ हैं उनको आपने जस्ट मेमोराइज कर लेना है, उनको करेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये इनमें से मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हुए हैं यही वाले सेंटेंसेस या इनसे मिलते जुलते जो सेंटेंसेस हैं वो हर करेक्शन ऑफ एरर वाला जो क्वेश्चन है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें से 2-4 सेंटेंसेस इनमें से ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आप जस्ट इनको मेमोराइज कर लें, अच्छी तरह से समझ लें कि इसकी जगह ये होगा, इसकी जगह ये होगा, इस सेंटेंस को हमने इस तरह से करेक्ट करना है, ठीक है। और जहाँ तक रूल्स का तल्लक है तो रूल्स हमने पीछे स्टडी कर लिए। अच्छा, जो नए हैं उनमें रूल वाली कोई बात नहीं, जस्ट उनको मेमोराइज कर लें। ये बात मैं आपको 2-3 मरतबा इसलिए रिपीट कर चुका हूँ और कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आते हैं जी। तो पहला सेंटेंस है जी, आसिफ लिव्स अलोन, ही हैज नो एनी फेलोज। जी ये गलत सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आसिफ लिव्स अलोन, ही हैज नो फेलो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अ बाइक इज यूज फुलर देन अ कार इन आवर सोसाइटी। तो यूजफुलर तो कोई वर्ड नहीं है ना, अ बाइक इज मोर यूजफुल देन अ कार इन आवर सोसाइटी। नवीद इज बिकमिंग स्मार्ट, नवीद इज बिकमिंग स्मार्ट नहीं, नवीद इज बिकमिंग स्मार्टर जी, क्योंकि अब स्मार्ट तो मतलब पॉजिटिव डिग्री है ना, स्मार्टर पहले से वो ज़्यादा स्मार्ट हो रहा तो फिर स्मार्टर आएगा। फोजिया डिसाइडेड टू स्पेंड हर रिमेनिंग लाइफ हेयर जी। तो अब सेंटेंस ये ठीक नज़र आ रहा है लेकिन इसमें एरर ऑफ एक्सप्रेशन है। बेसिकली फोजिया हैज डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ हेयर, ये अगर आप लिखेंगे तो ये ठीक होगा या एटलीस्ट कह सकते हैं कि बेटर होगा। अली गेट्स जस्ट पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स जी, ये अमूमन गलती होती है स्टूडेंट से लिखते हुए भी, भाई पासिंग मार्क्स नहीं होता, अली गेट्स जस्ट पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। द रेन इज प्लेंटी ऑन द ईस्ट, प्लेंटी नो, प्लेंटीफुल, द रेन इज प्लेंटीफुल ऑन द ईस्ट, और ईस्ट फील्ड भी कह सकते हैं, ईस्ट कोस्ट भी कह सकते हैं। आलिया हैज एन अर्जेंट बिजनेस एट द ऑफिस, अर्जेंट के साथ एन ही लगेगा, ठीक है, या तो अकेला अर्जेंट होगा या सम कह सकते हैं। आलिया हैज अर्जेंट बिजनेस एट द ऑफिस और आलिया हैज सम अर्जेंट बिजनेस एट द ऑफिस। डू नॉट मेक नॉइस जी, मैंने आपको कहा ना कि आप इनको मेमोराइज कर लें, अब इसमें रूल वाली कोई बात नहीं, देखें नॉइस से पहले ये लगना है, ठीक है, अगर मेक नॉइज है तो ये गलत है। डू नॉट मेक अ नॉइस जी। शी नोज लाहौर इज बिग सिटी, अब यहाँ पे बिग के साथ जनाब ए लगेगा, शी नोज लाहौर इज अ बिग सिटी, ठीक है ना। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं लेकिन उनमें ये एरर रख लेते हैं, या जैसे एक देसी जुबान में कहते हैं कि कुंडियां रख लेते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। मच एफर्ट्स हैव ब्रॉट देयर सक्सेस जी, एफर्ट्स नहीं होगा, एफर्ट होगा, मच एफर्ट हैज ब्रॉट इट्स सक्सेस, क्योंकि एफर्ट की बात हो रही है, एक्चुअली एफर्ट की वजह से सक्सेस आई है, तो फिर देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा जी। तो फ्याज इज टालर देन वाइस, ये अब दोनों खसूसियात जो है फ्याज की बताई जा रही हैं, तो इसमें खसूसियात में फिर आपने इसको करना है, फ्याज इज मोर टाल देन वाइस, यानी इतना अक्लमंद नहीं है जितना वो जो है आप कह रहे हैं लंबा है, ठीक है। शी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर्स, हाँ जी, अब इसमें बड़ी कॉमन मिस्टेक है, पुअर्स नहीं होता, ये ग्रुप है, क्लास है, दी पुअर, जिसमें यानी बहुत सारे अफराद जो गरीब सारे आ जाते हैं, ठीक है। शी ऑलवेज हेल्प्स दी पुअर, अच्छा ये पुअर क्या है, क्लास है, दी पुअर क्लास है पूरी गरीब लोगों की, ठीक है। योर्स अफेक्शनेट ब्रदर, योर्स अफेक्शनेट ब्रदर नहीं होता, योर होता है, योर अफेक्शनेट ब्रदर। इसी तरह योर लवली ब्रदर, अब ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन मफहूम के एतबार से गलत है, योर लवली ब्रदर नहीं होता, योर लविंग ब्रदर, ठीक है ना, लविंग ब्रदर। अच्छा, they were amazed to see the plain countryside, plain field होता है, countryside नहीं होता, flat होगा, plain field के लिए और flat जो है countryside के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए, ठीक है। they were amazed to see the flat countryside, और field होगा तो plain। अच्छा जी, they live in hill area जी, लाहौर वाला ही जैसे सिटी की बात हुई थी वही वाली गलती है, they live in a hill area, ये रूल्स के साथ यूज होगा, is covered, बिल्कुल वही गलती जो ऊपर वाला सेंटेंस है, he is a covered। अच्छा जी, उसके बाद is he coming on next Friday जी, ये तो अमूमन गलती की जाती है ना बोलने में खासकर, ये गलत है जी, is he coming on
फ्राइडे नेक्स्ट, ठीक है ना, फ्राइडे नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होगा, फ्राइडे नेक्स्ट होगा, या कोई भी आप दिन का हफ्ते का दिन कह रहे हैं, कि अगले हफ्ते आ रहा है, अगले इतवार आ रहा है, अगले मंडे को आ रहा है, अगले ट्यूसडे को आ रहा है, तो नेक्स्ट बाद में लिखना है आपने, ठीक है, डे के।